झांग यू अभी घर पहुंची ही थी कि उसने देखा कि अंदर पहले से ही भीड़ जमा हो गई थी। उनके चेहरे के भाव उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। एक आह भरते हुए झांग यू ने खुद को स्थिति के हवाले कर दिया। खैर, ऐसा लग रहा था कि मामले का मूल सार सामने आने वाला था। बेहतर होगा कि चीजें जल्दी ही निपटा ली जाएं ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके। दरअसल झांग यू एक मिशन पर थी। उसे प्रत्येक ग्राहक द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का काम सौंपा गया था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके जैसे कितने अन्य लोग हैं, और न ही उसे यह पता था कि उन्हें इन मिशनों को करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। लेकिन उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, उच्च गुणवत्ता के साथ मिशन पूरा करना, अधिक कार्य करना और इस प्रकार अपने 3 सदस्यीय परिवार को बचाने के लिए पर्याप्त अंक अर्जित करना। जब झांग दागू और अन्य लोगों ने झांग यू को घर आते देखा तो उन्होंने कहा, छोटे यू, आज तुम इतनी देर से क्यों आए? बॉस को किसी काम के लिए मेरी जरूरत थी। झांग यू जानती थी कि झांग दागू की नज़र में या झांग परिवार में किसी की भी नज़र में वह केवल एक मामूली वित्तीय कर्मचारी थी। वह एक तुच्छ व्यक्ति थी जिसकी उन्हें केवल तभी परवाह होती थी जब उन्हें घर के काम करने के लिए उसकी जरूरत होती थी। झांग दागू को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि झांग यू को काम छोड़ने में देर क्यों हुई। तुम्हारे भाई यहाँ हैं, जाओ खाना बनाओ। सभी लोगों की उपस्थिति में ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता था। वे सभी उसका इंतजार कर रहे थे। झांग यू को शिकायत करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। आखिरकार ये तो सिर्फ खाना बनाने का काम था। हालांकि यह कहना अप्रिय था, लेकिन एक भोजन कम या अधिक बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज वे घर के बंटवारे पर चर्चा कर रहे थे और वह शहर से बाहर जाने वाले अपने आगामी कार्य के बारे में भी बता सकती थी। भविष्य में जब वह वापस आएगी तो वह मेहमान बनकर आएगी। निश्चित रूप से जब कोई किसी के घर मेहमान के रूप में जाता है तो वे उससे खाना पकाने की उम्मीद नहीं करते। झांग यू ने अपने कपड़े बदले और फिर खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई, जबकि झांग परिवार के बाकी सदस्य बैठक कक्ष में स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। भोजन कुशलतापूर्वक तैयार करते हुए वह बाहर हो रही चर्चाओं में पूरी तरह से उदासीन थी। आखिरकार पुराने घर के ध्वस्त हो जाने के बाद झांग दागू और उनकी पत्नी से लेकर 3 भाई बहनों झांग गोहुआ और झांग होंग तक सभी नया घर पाकर खुश थे। केवल झांग यू, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, को घर नहीं मिला क्योंकि वह अविवाहित थी और भविष्य में झांग दागू और उसकी पत्नी के साथ रहने की उम्मीद कर रही थी। चूंकि उन्होंने पुनर्वास का विकल्प चुना था, इसलिए उन्हें अपने नए घर में जाने में कई वर्ष लग जाएंगे, जिसका अर्थ है कि इस बीच उन्हें किराए पर रहना होगा। किराया झांग दागू और उनकी पत्नी को देना था, जबकि घरेलू खर्च झांग यू की जिम्मेदारी थी। आमतौर पर वे तीनों ज्यादा खर्च नहीं करते थे, लेकिन झांग परिवार एक समृद्ध पारिवारिक परिवार था। शनिवार और रविवार को दोनों बेटे और बेटी अपने परिवारों के साथ भोजन के लिए घर लौटते थे और किराने का सामान खरीदने और खाना पकाने के पीछे झांग यू की मुख्य भूमिका होती थी। इससे पहले झांग यू जीवनयापन के खर्च के लिए 2000 युआन देती रही थी और झांग परिवार उससे ठीक ठाक काम चला लेता था। वह बस थोड़ी अधिक थकी रहती थी और बड़े बुजुर्ग किराने का सामान खरीद लेते थे। हालांकि एक बार जब वे बाहर चले गए तो अकेले सप्ताहांत में झांग यू को किराने के सामान पर 1000 युआन से अधिक खर्च करना पड़ा, क्योंकि उन्हें गुणवत्ता वाले फल और सामग्री खरीदने की जरूरत थी। झांग यू को उम्मीद थी कि नए घर में जाने के बाद वह राहत की सांस लेंगे, लेकिन तभी सबसे बड़े पोते झांग यी ने शादी करने का फैसला कर लिया और झांग गोहुआ और उनकी पत्नी को अपने बेटे की शादी की तैयारी करनी पड़ी। हमेशा नकदी की तंगी से जूझते रहने वाले झांग गोहुआ और उनकी पत्नी ने निश्चित रूप से धनी झांग दागू और उनकी पत्नी पर अपनी नजरें गड़ा दी और बुजुर्ग दंपत्ति से 3 लाख युआन हासिल करने में सफल रहे। झांग शहुआ और उसकी पत्नी ने झांग शिन को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की आड़ में बुजुर्ग दंपत्ति से 3 लाख रुपये भी आसानी से हड़प लिए। झांग होंग का परिवार भी पीछे नहीं रहा, उन्हें भी बुजुर्गों से 1 लाख रुपये मिले। ये देखकर कि उनके पास धन कम होता जा रहा है, बुजुर्ग दंपति घर के नवीनीकरण पर खर्च करने से हिचकने लगे। उन्होंने तर्क दिया कि मकान अंततः झांग यू को ही मिलेगा, इसलिए उसे ही मरम्मत का खर्च उठाना चाहिए। नए स्थान पर जाने के बाद बुजुर्ग दंपति ने जीवनयापन के खर्च के लिए प्रति माह 2000 रुपये का योगदान देना शुरू कर दिया। आखिरकार जब एक परपोते का जन्म हुआ तो परिवार के बुजुर्गों को उसके लिए दूध, पाउडर और डायपर का प्रबंध करना पड़ा। जब झांग शिन विदेश में पढ़ाई के लिए चले गए और परिवार के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए नौकरी करने लगे तो बुजुर्ग दंपति को इस बारे में पता चला और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेश में पढ़ाई करने का मतलब शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है और प्रति वर्ष 40,000 का योगदान देने का वादा किया। परिणामस्वरूप बुजुर्ग दंपति की सेवानिवृत्ति आय लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई और झांग यू के पास परिवार की गरिमा को बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस प्रक्रिया में उन्हें अपना पूरा मासिक वेतन खर्च करना पड़ा। इसके बावजूद झांग गोहुआ और उनका परिवार अक्सर ये दावा करते थे कि झांग यू, जो उनके माता पिता के साथ रहता था, उन सभी में सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था। झांग यू, जो कभी भी अपना बचाव करने वालों में से नहीं थी, ने वास्तव में बहुत सारा पैसा खर्च किया था और फिर भी उसे अपने माता पिता पर निर्भर रहने वाली एक जोंक के रूप में लेबल किया गया। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी।
सबसे बुरी बात यह थी कि बुजुर्ग दंपति ने निधन से पहले एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें कहा गया था कि यह मकान झांग परिवार के सबसे बड़े पोते झांगी को दिया जाएगा। झांग यू वहां रहना जारी रखने में असमर्थ नहीं थे, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि झांग यू और उनकी पत्नी ने बेहतर रहने के माहौल में जाने की योजना बनाई और वृद्ध दंपति का घर बेच दिया। परिणामस्वरूप झांग यू के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और झांग यू और उसकी पत्नी, जो अपनी गरीब चाची को नीची नज़र से देखते थे, निश्चित रूप से उसकी आवास समस्या को हल करने में मदद करने वाले नहीं थे। कोई विकल्प न होने के कारण झांग यू को रहने के लिए एक मकान किराए पर लेना पड़ा और बुढ़ापे में वह एक नर्सिंग होम में रहने लगी। जिन भाई बहनों ने उसकी देखभाल करने का वादा किया था वे सभी गायब हो गए। झांग परिवार की सभाएं अभी भी होती थीं, लेकिन झांग यू अब उनमें शामिल नहीं था। उन्होंने कारण बताया कि उन्हें डर था कि बाहर खाना खाने जाने से बहन पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि वे डच भुगतान प्रणाली के तहत भुगतान करते हैं। मूल मालिक की इच्छाएं सरल थीं, बस रहने के लिए एक घर हो ताकि जब वह बूढ़ी हो जाए तो उसके पास कोई सहारा न बचे। झांग यू के लिए यह एक बहुत ही सरल अनुरोध था, ये सिर्फ एक घर खरीदने का मामला था। झांग यू को याद आया कि अगले वर्ष कॉर्पोरेट समूह आंतरिक आवास सदस्यता से बाहर निकलने की योजना बना रहा था और हाल ही में उसकी नौकरी में स्थानांतरण के साथ उसकी स्थिति और वरिष्ठता स्थापित हो गई थी। वह निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ सकती थी। जहां तक झांग दागू और उनकी पत्नी के घर का सवाल है, जो भी उसका नवीनीकरण करना चाहता था वह कर सकता था, वैसे भी उनका उस घर पर भरोसा करने का कोई इरादा नहीं था। अब वह पहले जैसी नहीं रहेगी। जब काम का समय होता तो मदद करती, लेकिन जब घर का बंटवारा होता तो उसे छोड़ दिया जाता। केवल एक मूर्ख ही इस तरह के सौदे को स्वीकार करने को तैयार होगा। वर्षों तक खाना पकाने के बाद झांग यू ने कुशलतापूर्वक भोजन तैयार कर लिया। पापा, माँ, अब आप खाना खा सकते हैं। रसोई में बर्तन परोसना शुरू करने से पहले उसने मुख्य घर में ये घोषणा की। वह रसोइया थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई और खाना परोसने में उसकी मदद करेगा, ये तो सवाल ही नहीं था। झांग यू एक बार फिर व्यस्त हो गया, जबकि झांग परिवार के सदस्यों ने भोजन तैयार होने की बात सुनकर अपने चाय के कप हाथ में ले लिए। जहां तक घर के कामों में हाथ बटाने की बात है तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला था। झांग यू ने व्यंजन परोसने के बाद घोषणा की, पिताजी, माँ, बड़े भाई और भाभी, दूसरे भाई और भाभी, बड़ी बहन और बहनोई, मुझे कुछ कहना है। झांग यू ने घर के बंटवारे की खबर आने से पहले ही अवसर का लाभ उठाया। आज नेतृत्व ने मुझसे बात की और कहा कि दूसरे क्षेत्र में शाखा कार्यालय को एक बाहरी वित्तीय स्टाफ सदस्य की आवश्यकता है। नेताओं ने मुझे भेजने का निर्णय लिया है और मैं सहमत हूं। मैं अगले सोमवार से दूसरे क्षेत्र में काम शुरू करूंगा। झांग परिवार के सदस्य झांग यू की अचानक घोषणा से आश्चर्यचकित रह गए कि वह किसी अन्य स्थान पर काम करने जा रही है। झांग दागू ने हमेशा झांग यू के घटिया काम के बारे में शिकायत की थी, लेकिन जब उन्होंने सचमुच सुना कि वह किसी अन्य क्षेत्र में काम करने जा रही है तो वह सचमुच दंग रह गए। अचानक दूसरे क्षेत्र में काम करने क्यों जाना? बिल्कुल, झांग गोहुआ को पता था कि उनकी वर्तमान स्थिति, बुजुर्ग दंपति की चिंता से मुक्त होना और हर हफ्ते तैयार भोजन पर लौटने में सक्षम होना, सब झांग यू की उपस्थिति के कारण था। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी कर लेगी। यहाँ तो सब ठीक है, फिर वहाँ क्यों जाना? क्या तुम नहीं जा सकते? हर कोई झांग यू को जाते हुए देखने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार वह चली गईं तो अगर झांग दागू और उनकी पत्नी बीमार पड़ गए तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वे अब भी हर सप्ताह मुफ्त भोजन और पे के लिए आ सकते हैं, लेकिन सवाल ये था कि खाना पकाने और सफाई का काम कौन करेगा। झांग दागू ने गुस्से से कहा, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। जाने की अनुमति नहीं है? झांग यू ने हंसते हुए कहा, पिताजी, क्या आप हमें हमेशा यह नहीं सिखाते कि हमें अपने नेताओं के निर्देशों का पालन करना चाहिए? जब आपको जाने के लिए कहा गया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं जा रहे हैं? इसके अलावा पिताजी, क्या आपको हमेशा ऐसा नहीं लगता था कि मैं पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं हूं, कि इतने सालों बाद भी मैं अभी भी एक जूनियर अकाउंटेंट ही हूं? झांग यू ने निर्णायक रूप से कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत सही और समझदारी भरा है। क्या अतीत में हमेशा ही उनकी महत्वाकांक्षा की कमी के लिए आलोचना नहीं की गई थी? खैर, अब जब वह प्रगति करना चाहती है तो ये ठीक होना चाहिए, है ना? इसके अलावा मेरे सभी सहकर्मियों के पास परिवार हैं और बॉस ने भी कहा कि मुझ पर बोझ कम है। बॉस ने पहले ही निर्णय ले लिया है, इसलिए एक अधीनस्थ के रूप में मुझे निश्चित रूप से आदेशों का पालन करना चाहिए। इस संस्था के मूल मालिक ने उसके परिवार की इच्छा सुनी थी और बॉस से कहा था कि वह घर से दूर काम नहीं कर सकती। परिणामस्वरूप बॉस काफी नाखुश था। यद्यपि यह जानबूझकर उसके लिए चीजों को कठिन बनाने की हद तक नहीं था, लेकिन जिन लोगों को बॉस पसंद नहीं करता था उन्हें निश्चित रूप से पदोन्नत नहीं किया जाने वाला था। झांग यू के इस तरह के बयान के बाद झांग परिवार क्या प्रतिक्रिया दे सकता है? उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द एक बार स्वयं बूढ़े व्यक्ति द्वारा कहे गए थे, वे इसका खंडन कैसे कर सकते थे? झांग दागू का मूड खराब था। यद्यपि उनके 4 बच्चे थे, फिर भी उन्हें झांग यू द्वारा देखभाल किए जाने की आदत थी।
शुरुआत में उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि घर को उनके अन्य बच्चों के बीच बांटा जाना था। उसने सोचा कि किसी तरह उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, लेकिन अब उसके मन में जो भी अपराध बोध था वह खत्म हो चुका था। झांग दागू ने गुस्से से कहा, घर जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा, और यदि आप शहर से बाहर काम करने पर अड़े रहेंगे तो आपको घर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। झांग यू उन शब्दों पर मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह रुकती तो उसे भी हिस्सा मिल जाता। पिताजी, सब ठीक है। मैं विवाहित नहीं हूँ, मेरा हिस्सा मेरे भाई बहनों को दे दो। आखिरकार उसके पास पैसा तो था। एक बार जब वह कंपनी से घर खरीद लेगी तो वह उसका हो जाएगा। उसे झांग दागू की अंतहीन शिकायत सुनने की कोई जरूरत नहीं होगी। अपने पिछले जीवन में वृद्ध दंपति ने मूल मालिक को फंसाने के लिए घर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार, क्षमा करें, ये चाल उस पर काम नहीं करने वाली थी। जब झांग दागू ने सुना कि झांग यू घर के प्रति कितना उदासीन है तो उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक भड़क उठा। झांग दागू ने जवाब दिया, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे पास घर नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? यह कोई जल्दबाजी नहीं है। माँ और पिताजी, आप बस अपना ख्याल रखना। मेरी अपनी योजनाएं हैं, उसने कहा। वह निश्चित रूप से घर खरीदने का जिक्र नहीं करेगी, अन्यथा कौन जानता है कि वे इस पर कितना विचार करेंगे। झांग परिवार के कानों के लिए इसका मतलब था कि झांग यू उनके माता पिता के घर पर नजर रख रहा था। झांग गोहुआ को इससे असहजता महसूस हुई। आखिरकार सबसे बड़े बेटे के रूप में उन्हें परिवार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए था। इसके बजाय घर को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाना था। तीनों भाई बहनों में से प्रत्येक को एक हिस्सा मिलेगा और बुजुर्ग दंपति को दूसरा हिस्सा मिलेगा। सबसे बड़े बेटे होने के नाते उन्हें अपने भाई बहनों से अधिक कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि चूंकि झांग परिवार में उनका एकमात्र पोता था, इसलिए उनके माता पिता का घर स्वाभाविक रूप से उनके बेटे को मिलेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से झांग यू की भी नज़र उस घर पर थी। यद्यपि उसकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी क्या होगा यदि एक दिन जब वह बूढ़ी हो जाएगी और परेशान हो जाएगी तो उसने शादी करने का फैसला किया। तब किसी को पता नहीं चलेगा कि घर आखिर किसके पास जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। झांग गोहुआ ने सोचा कि उसे झांग दागू और उसकी पत्नी से बात करनी चाहिए। ये घर झांग यू को रहने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन यह उसे सीधे नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक माता पिता के घर का सवाल है, स्वाभाविक रूप से इसे झांग परिवार के सबसे बड़े बेटे और पोते के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। झांग शहुआ और झांग होंग भी नाखुश थे। उनकी राय में झांग यू कृतज्ञता से रहित थी। स्पष्ट रूप से उसका कोई जीवन साथी या बच्चे नहीं थे, फिर भी वह अपने माता पिता के घर की लालसा रखती थी। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक ऐसी महिला जिसके कोई संतान नहीं है, वह मकान के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, वह इसके लिए प्रतिस्पर्धा क्यों कर रही है। झांग दागू और उनकी पत्नी भी नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि इससे पहले कि वे कुछ भी करें, झांग यू पहले से ही उनके घर के लिए योजना बना रहा था। भविष्य में हमारे घर की व्यवस्था कैसे होगी और यह किसे मिलेगा, ये हम वृद्ध दंपति को तय करना है। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, झांग दागू ने ठंडे स्वर में कहा। क्या उन्होंने सोचा था कि वह झांग दागू और उनकी पत्नी के नाम से घर पर कब्जा करने की योजना बना रही थी? झांग यू ने महसूस किया कि सभी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए थे और उसे पता था कि वे यही सोच रहे होंगे। झांग यू अपना सिर हिलाना बंद नहीं कर सकी। उसने सोचा कि यह स्वार्थी लोगों का एक समूह है जो यह मानता है कि बाकी सभी लोग स्वार्थी हैं। मुझे पता है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। झांग यू ने जल्दी से खाना खाया, फिर अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने से पहले मेज और अन्य चीज़ों को साफ किया। उसने पहले से ही सब कुछ योजना बना ली थी। वह उन चीज़ों को डाक से भेज देगी जिन्हें भेजना आवश्यक है, और जब वह वहां पहुंचेगी तो वह पहले एक होटल में रुकेगी क्योंकि उसका कार्यस्थल उसके आवास का भुगतान करेगा। वह वहां एक छोटा स्टूडियो खरीदने पर भी विचार कर रही थी, क्योंकि घर खरीदे या नहीं, उसे आवास भत्ता तो मिलेगा ही। आखिरकार यह पैसा कई हजार युआन था। मकान मालिक को देने के बजाय उसे स्वयं ले लेना ही उचित समझा। उसे अपने पूर्वजन्म के एक सहकर्मी की याद आई जो विदेश में था, जिसने रहने के लिए एक छोटा सा घर खरीदा था और वापस लौटने पर उसे कई लाख युआन के लाभ पर बेच दिया था। इस बार झांग यू ने भी यही करने की योजना बनाई। यदि वह घर नहीं बेचती तो वह उसे किराए पर दे सकती थी। जब झांग यू अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी, झांग परिवार मुख्य हॉल में इस बात पर चर्चा कर रहा था कि तोड़फोड़ के लिए उन्हें कितना मुआवजा मांगना चाहिए। पान हुआ ने जीवंत चर्चा देखी और झांग यू के किसी अन्य स्थान पर जाने के बारे में सोचा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उनके और भी बच्चे हैं जो उनकी देखभाल करेंगे। हालांकि झांग गोहुआ और उसके भाई बहनों ने वादा किया था कि वे बूढ़े दंपत्ति की अच्छी देखभाल करेंगे, फिर भी पान हुआन को आश्चर्य हुआ कि सबसे बड़ी बहू और दूसरी बहू वास्तव में अपने ससुराल वालों के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर सकती हैं। जहां तक झांग होंग की बात है, पान हुआन को भी यह बेटी पसंद थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बेटी केवल बातें करती है और उससे वास्तव में काम करने की उम्मीद करना व्यर्थ था। उसे अब भी लगता था कि झांग यू ही वह व्यक्ति है जो उन दोनों की सबसे अच्छी देखभाल कर सकता है और इसके लिए प्रयास करने को तैयार है।
झांग यू के कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर बूढ़ी महिला ने देखा कि वह पहले से ही सामान पैक कर रही थी। क्या आप सामान पैक कर रहे हैं? झांग यू को यह एहसास हुआ कि यह पान हुआन था, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि झांग दागू घर का नामात्र का मुखिया था, लेकिन असली अधिकारी तो ये बूढ़ी महिला थी। हाँ, मुझे सोमवार को वहां रिपोर्ट करना है, इसलिए मैं शनिवार को वहां जाने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा और अपनी स्थिति को समायोजित कर लूंगा, इसलिए मैं सोमवार को काम शुरू करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाऊंगा। इसके अलावा यदि संभव हो तो मैं सप्ताहांत का उपयोग घर की तलाश में करना चाहूंगी, ताकि जब मेरा सामान डाक से आ जाए तो मैं उसे सीधे किराए के घर में खोल सकूं। क्या तुम नहीं जा सकते? पान हुआन अभी भी एक और प्रयास करना चाहता था। झांग यू ने वे कपड़े पैक कर लिए जो वह ले जाना चाहती थी। माँ, आप जानती हैं कि बॉस पहले ही बोल चुके हैं, क्या मैं मना कर सकती हूँ? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। माँ, चिंता मत करो, मेरे भाई पुत्रवत हैं, वे आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। जब समय आए तो बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति न दिखाएं और चीज़ों को उन्हें ही संभालने दें। आखिर क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे सबसे बड़े भाई और अन्य लोग पुत्रवत हैं? यह उनके लिए आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है। साथ ही इससे झांग गोहुआ और अन्य लोगों को यह एहसास होगा कि बुजुर्गों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। इससे झांग दागू और उनकी पत्नी को यह देखने का मौका मिलेगा कि जिन बच्चों को वे पुत्रवत समझते थे, वे वास्तव में कितने पुत्रवत थे। कभी कभी दिखावटी सेवा सच्ची पितृभक्ति नहीं होती, बल्कि कर्म ही मायने रखते हैं। क्या झांग गोहुआ और अन्य लोग वृद्ध दंपति के बटुए पर नजर नहीं रख रहे हैं? उन्हें ये समझने की जरूरत थी कि बुजुर्गों का बटुआ मांगने की एक कीमत होती है। झांग यू ने पान हुआन को दिलासा देते हुए अपना सामान पैक किया। इस तरह क्या तुम अपने सबसे बड़े पोते को ज्यादा बार नहीं देख पाओगे? ये जानते हुए कि बुजुर्ग दंपति के दिलों में झांग यी से ऊंचा स्थान किसी का नहीं है, वह बूढ़ी महिला को दिलासा देती रही। वैसे वह ये भी जानती थी कि जिसे वृद्ध दंपति अनिच्छा कह रहे थे, वह वास्तव में उनकी अपनी बेटी के बारे में चिंता थी, जो एक अलग स्थान पर अकेले काम कर रही थी, और क्या वह वहां के माहौल में ढल पाएगी। उनकी तथाकथित अनिच्छा वास्तव में एक समर्पित मेहनती कार्यवाहक की कमी का एहसास थी। झांग यू को लगा कि यह वृद्ध दंपति इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि अन्य बच्चे विश्वसनीय नहीं हो सकते, लेकिन उनके दिल में तीनों बड़े बच्चों के पास खुशहाल परिवार और अच्छी नौकरियां थीं। इसके विपरीत सबसे छोटी बेटी इतने सालों से काम कर रही थी और अभी भी सिर्फ एक जूनियर अकाउंटेंट थी, और फिर उसकी अविवाहित स्थिति थी जो झांग परिवार के लिए एक बोझ की तरह थी। माँ, जरा सोचो, क्या बड़े भाई और बाकियों को घर नहीं मिले? वे आपके पड़ोस में ही रहेंगे, फिर आप अपने पोते पोतियों से अक्सर मिल सकेंगे, उन्होंने कहा। जहाँ तक खाना पकाने की बात है, जब मेरा भाई कुछ स्वादिष्ट बनाता है तो वह आप दोनों बड़ों के लिए उसका एक हिस्सा ले आता है, और वह आपके खाने के लिए पर्याप्त होगा, है ना? झांग यू को अपने सुझाव में सचमुच बहुत ईमानदारी महसूस हुई। उसने सचमुच सोचा कि यह एक बेहतरीन विचार है। बेशक झांग गोहुआ और अन्य लोग तब तक क्या सोचेंगे, इसकी उसे चिंता नहीं थी। क्या वे अक्सर झांग दागू और उसकी पत्नी के करीब रहने के बारे में कल्पना नहीं करते थे कि वे उनकी देखभाल कैसे करेंगे? उनके प्रदर्शन का समय जल्द ही आने वाला था। वह नहीं जानती थी कि प्रदर्शन करने का इतना अच्छा अवसर मिलने पर वे वास्तव में कैसा व्यवहार करेंगे। उनका मानना था कि उन्होंने अकेले ही झांग दागू और उनकी पत्नी की अच्छी देखभाल की है। ऐसा कोई कारण नहीं था कि तीनों भाई बहन उनकी उचित देखभाल न कर सकें। ये सच है। पान हुआन को पूरा विश्वास था कि यह अच्छी बात है कि पोते पोतियों को देखने के लिए सप्ताहांत का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें हर दिन देख पाना संभव हो पाता है। जैसे जैसे पान हुआन ने इसके बारे में सोचा, वह अधिक खुश महसूस करने लगी। हालांकि वह झांग यू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि वह वर्षों से झांग यू द्वारा पकाए गए भोजन की आदी हो गई थी। इसके अलावा उनका बेटा और अन्य लोग भी सप्ताह भर काम से थके हुए थे, और वृद्ध दंपति की देखभाल करना भी थका देने वाला था। उन्हें अभी भी सप्ताहांत में खाना पकाने के लिए झांग यू की आवश्यकता थी। हालांकि आप भी 30 वर्ष की आयु में हैं, इसलिए आपके बारे में आश्वस्त होना हमारे लिए उचित है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी शहर से बाहर नहीं गए हैं, और आपकी नौकरी हमेशा हमारे दरवाजे के पास ही रही है, उन्होंने कहा। अगर आप अचानक किसी दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं तो हमें असहजता महसूस होती है। बस सप्ताहांत पर घर आ जाओ, उसने आगे कहा। सप्ताहांत में खुद को व्यस्त रखने से गोहुआ और अन्य लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाता था। हे भगवान, वह जानती थी कि उसे बहुत दूर काम करना है, फिर भी उनमें उसे परेशान करने की हिम्मत थी। फिर भी वे उम्मीद कर रहे थे कि वह सप्ताहांत में मिलने के लिए वापस आएगी। झांग यू केवल इतना कह सका कि वह बूढ़ी महिला, जो देखने में दयालु और मिलनसार लगती थी, वास्तव में चालाक चालों से भरी हुई थी। बिल्कुल नहीं माँ, आने जाने की टिकटें भी महंगी हैं, और कंपनी हर हफ्ते आने जाने की टिकट का पैसा नहीं देगी। आखिरकार एक आने जाने की यात्रा में 1000 से अधिक का खर्च आ सकता है, उसने जवाब दिया। वह निश्चित रूप से यह नहीं बताने वाली थी कि कंपनी प्रति माह एक आने जाने के टिकट का भुगतान कर सकती है। यदि वह ऐसा करती तो कौन जानता कि वे उससे हर महीने वापस आने की उम्मीद करते।
इसके अलावा जब मैं पहली बार वहां पहुंचूंगी तो निश्चित रूप से व्यस्त रहूंगी, इसलिए उसे खेद था, लेकिन वह इस स्थानांतरण में मदद नहीं कर पाएगी। उस समय मूल मालिक स्थानांतरण की तैयारियों में इतना व्यस्त था कि उसने सचमुच बहुत मेहनत की थी, जिससे उसका वजन 10 पाउंड कम हो गया था। फिर भी झांग दागो और उनकी पत्नी ने कहा कि यह काम ठीक से नहीं किया गया, तथा अन्य शिकायतों के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीज़ों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया। वैसे भी इस बार वह ऐसा कोई कृतघ्न कार्य नहीं करने वाली थी, वह इसे झांग गोहुआ और अन्य लोगों पर छोड़ देगी। आखिरकार परिवार में कुल 9 लोग थे और कुछ सप्ताहांत ही सामान ले जाने के लिए पर्याप्त होंगे। जब पेन हुआन ने यह सुना तो वह परेशान हो गई। तो तुम हमें घर बदलने में मदद करने की योजना नहीं बना रहे हो? ये जानकर कि साप्ताहिक पारिवारिक भोजन की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण बात घर बदलने का मामला था। जब से उन्होंने चलने की फुसफुसाहट सुनी थी, तब से बूढ़ी औरत ने रिहर्सल कर ली थी। अर्थात पुराने घर में बहुत सारी चीजें थीं और न तो वह और न ही झांग दागो कुछ भी फेंकना चाहते थे। नतीजतन उनके साथ ले जाने के लिए काफ़ी कुछ था। स्थानांतरण के लिए छंटाई और पैकिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनके पास इस तरह के कष्टों के लिए न तो समय था और न ही ऊर्जा। वे केवल सुझाव दे सकते थे। झांग यू अभी भी इस कदम के लिए आवश्यक मुख्य शक्ति थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकी। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन काम में व्यस्तता है। झांग यू जानता था कि बूढ़ी महिला चिंतित हो रही थी। आखिरकार एक आज्ञाकारी और सक्षम कार्यकर्ता दूर जा रहा था। यह अजीब होगा अगर वह इसके बारे में अच्छा महसूस करे, लेकिन उसके लिए उसका मूड सचमुच बहुत अच्छा था। हालांकि वह अभी तक ये नहीं दिखा सकी। माँ, आप और पिताजी अक्सर कहते हैं कि काम महत्वपूर्ण है और हमें अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसने कहा। मुझे लगता है कि आप मुझे ज़रूर समझेंगे, है ना? उसने आगे कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं भी आपको गौरवान्वित महसूस कराने की आशा करती हूँ। उन्होंने कहा, रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके आप कह सकते हैं कि हालांकि मैंने देर से शुरुआत की है, लेकिन मैं भी समय पर काम पूरा कर रही हूँ। माँ, चिंता मत करो, मैंने इस बारे में सोच लिया है। मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और कुछ कोर्स करूंगी ताकि कुछ पेशेवर उपाधियां हासिल कर सकूं, उसने योजना बनाई। अन्य लोगों की ओर से सप्ताहांत में होने वाली अव्यवस्था के बिना उसे सचमुच विश्वास था कि वह निश्चित रूप से कुछ प्रमाण पत्र अर्जित कर सकेगी। ये सुनकर पान हुआन सचमुच घबरा गई। उसे हमेशा लगता था कि झांग यू के ये कहने का मतलब है कि वह भविष्य में कभी वापस नहीं आएगी। छोटी यू, क्या तुम वापस आकर हमसे मिलने की योजना नहीं बना रही हो? पान हुआन को यह एहसास भी नहीं हुआ कि बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। यदि संभव हो तो झांग यू निश्चित रूप से ऐसी आशा करती थी, फिर भी वह ये भी जानती थी कि यह संभव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा घर है, मेरे माता पिता भाई बहन सभी यहाँ हैं। अगर हो सके तो वह जितना हो सके उतना दूर ही रहेगी। मैं हर महीने 2 महीने में ज़रूर आऊँगी। माँ, निश्चिंत रहो, उसने आश्वासन दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं संभवतः दूर नहीं रह सकती। झांग यू लगातार वादे करती रही और बेशक वह बूढ़ी महिला को धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि वास्तव में ऐसा करने की योजना बना रही थी। वह झांग परिवार के भीतर मची उथल पुथल को कैसे जान पाती, जो कि घनिष्ठ रूप से एकजुट तिकड़ी है, जो पैसों के लिए लड़ रही है, इस बात पर कि वृद्ध दंपति की अधिक जिम्मेदारी कौन लेगा यदि वह कभी कभार वापस नहीं आती। ये बातें केवल वापस आकर ही पता चल सकती थीं, क्योंकि वे सभी अभिनेता थे और वे निश्चित रूप से झांग यू को इन संघर्षों के बारे में पता नहीं चलने देंगे। केवल वापस लौटकर और निरीक्षण करके ही वह जान सकती थी कि आंतरिक संघर्ष कितने गहरे थे और साथ ही अपना नाम साफ करने का सबसे अच्छा मौका भी पा सकती थी। हर महीने या 2 महीने में एक बार वापस आना और फिर बूढ़े दंपति के सामने अच्छा प्रदर्शन करना। यह अनिश्चित था कि क्या चंचल बूढ़े दंपति को लगेगा कि 4 बच्चों में से केवल झांग यू ही उनके लिए सबसे अच्छा था। लेकिन ये सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी। भले ही माता पिता ने ऐसे विचार रखे हों, वे उन्हें आवाज़ नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिल में झांग गोहुआ और अन्य 2 झांग परिवार का चेहरा थे। झांग यू के वादों को सुनकर पानहुआन ने उसे गौर से देखा। क्या तुम वादा करती हो कि तुम वापस आओगी? झांग यू को इससे कोई समस्या नहीं थी, हालांकि उसे बुढ़िया का बार बार आश्वासन देने पर जोर देना परेशान करने वाला लगा। फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर वादा कर दिया। झांग यू ने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पैक कर ली थी और वह कल अपनी यूनिट में जाकर प्रक्रियाओं को संभालने का इंतजार कर रही थी और वहां रहते हुए लॉजिस्टिक्स कंपनी में रुककर कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स लेने की तैयारी कर रही थी। जब झांग गोहुआ और अन्य लोग जा रहे थे तो वे सभी सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, छोटे यू, हम जा रहे हैं। झांग गोहुआ और अन्य लोगों के लिए ये शाम सचमुच असहज थी। पहले जब वे बातें करते थे तो झांग यू हमेशा पानी उबालने, उनके लिए पेय पदार्थ डालने, नाश्ता तैयार करने और फल तैयार करने में व्यस्त रहती थी। उन्हें केवल लोगों को बुलाने की जरूरत थी और वे अपने दिल की इच्छानुसार आराम कर सकते थे, जबकि झांग यू सारा काम करता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज झांग यू ने बर्तन धोए, फिर तेजी से अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चली गई।
वह नीचे बिल्कुल भी नहीं आई। चाय बनाने के लिए पानी उबालना या उनके लिए फल तैयार करना तो दूर की बात थी, जिससे उन्हें बहुत असुविधा हुई। उन्हें और भी अधिक चिंता इस बात से हुई कि झांग यू के काम पर चले जाने के बाद उन्हें सप्ताहांत में तैयार भोजन के लिए आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्हें इससे भी अधिक बुरा ये लगा कि अब घर में झांग यू के रहते, यदि वृद्ध दंपति को अस्वस्थता महसूस होती तो वही उनकी देखभाल करने में व्यस्त रहती। एक बार जब वह चली गईं, तो क्या वृद्ध दंपति की तबीयत खराब होने पर यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बन जाएगी? यह विचार आते ही झांग गोहुआ परेशान हो गया। बुजुर्ग माता पिता को अस्पताल ले जाने का मतलब था छुट्टी लेने के कारण वेतन से हाथ धोना, इसके अलावा भागदौड़ और परेशानी भी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यदि वृद्ध दंपति अस्वस्थ हों तो वे निश्चित रूप से स्वयं के लिए खाना नहीं बना सकते थे, उन्हें उनके लिए खाना बनाना पड़ता, उन्हें नहलाने में मदद करनी पड़ती, घर के काम करने पड़ते, इत्यादि। झांग गोहुआ ने अपने बगल में बैठी अपनी पत्नी चियांग यून की ओर देखा और महसूस किया कि झांग दागो और उसकी पत्नी की देखभाल के लिए उस पर निर्भर रहना निराशाजनक था। चियांग यून का मूड आज वास्तव में काफी अच्छा था। चूंकि परिवार का घर पुनर्विकास के लिए ध्वस्त किया जा रहा था, इसलिए उन्हें जल्द ही एक नया अपार्टमेंट मिलने वाला था। इसका मतलब ये था कि जब झांग यी की शादी होगी तो उनके पास पहले से ही एक वैवाहिक घर होगा और घर खरीदने पर पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक नवीकरण लागत का सवाल है, क्या बुजुर्ग दंपति के पास अभी भी बैंक खाते नहीं थे? उनकी पेंशन काफी अधिक थी और सबसे बड़े पोते की शादी होने के कारण निश्चित रूप से दोनों बुजुर्ग लोग पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे। फिर भी अप्रत्याशित रूप से झांग यू ने घर से दूर काम करने का निर्णय लेकर सभी को चौंका दिया। चियांग यून के लिए झांग दागो और उसकी पत्नी की देखभाल करना केवल दिखावटी काम था, वह केवल बुजुर्ग दंपति को खुश करना था, क्योंकि भारी काम करने के लिए कोई और था। लेकिन अब जब झांग यू दूर चली गई तो उसे यकीन था कि बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी बड़े बेटे के कंधों पर आ जाएगी। झांग गोहुआ जैसे व्यक्ति के लिए जो काम करने में कुशल नहीं था, उससे झांग दागो और उसकी पत्नी की देखभाल की उम्मीद करना, इसका मतलब था कि बोझ उसकी पत्नी पर पड़ेगा। चियांग यून जितना अधिक इसके बारे में सोचती, वह उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती। झांग गोहुआ, तुम्हारी बहन को क्या हुआ है? काम पर जाने जैसा इतना बड़ा मामला और उसने परिवार के साथ इस पर चर्चा भी नहीं की। झांग गोहुआ, जो पहले से ही खराब मूड में था, उसे चियांग यून के लगातार बड़बड़ाने की उम्मीद नहीं थी। चर्चा करना? क्या चर्चा करें? नेताओं ने पहले ही उनसे बात कर ली है, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? आखिरकार वह इकलौती संतान नहीं है और उसे परिवार का कोई बोझ नहीं उठाना है। नेताओं को लगता है कि वह विदेश में नौकरी के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं और वे गलत नहीं हैं। चियांग यून ने कहा, यदि नेताओं ने उनसे बात भी की होती तो वह चतुराई से मना कर सकती थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस समय भी झांग गोहुआ अभी भी झांग यू का बचाव कर रहे थे। यदि उसे यह न कहा गया होता कि वह गुस्सा न करे, झांग गोहुआ से बहस न करे, तो वह अपना आपा खो देती। मुझे लगता है कि आपकी बहन ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि घर उसके नाम पर नहीं है। चियांग यून को धीरे धीरे लगने लगा कि झांग यू इसी वजह से बाहर काम करने के लिए सहमत हुई है। झांग गोहुआ ने भी अपने दिल में महसूस किया कि झांग यू का दूर काम करने के लिए सहमत होना कुछ विचारों और असंतोष से प्रेरित रहा होगा। लेकिन वह चियांग यून की अटकलों या विचारों से असहमत थे। ये घर से कैसे संबंधित हो सकता है? हमें आज ही पता चला कि घर को ध्वस्त किया जा रहा है और माता पिता घर को 4 हिस्सों में बांटने की योजना बना रहे हैं, जिसमें झांग यू के लिए कुछ भी नहीं होगा। हम सभी को इसके बारे में अभी अभी पता चला है, तो झांग यू को कैसे पता चल सकता है? घर आने के बाद वह रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। हमने यह नहीं बताया कि उसे घर में कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया है। उसने रात के खाने से पहले ही काम पर जाने की बात कह दी थी, जिसका मतलब है कि उसे घर के ध्वस्त होने और नौकरी में तबादले की बात करने से पहले बाहर रखे जाने के बारे में पता नहीं था। चियांग यून के पास झांग गोहुआ के तर्क का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि झांग यू का दूर काम करने का निर्णय निश्चित रूप से उसे घर का हिस्सा न मिलने से जुड़ा था। लेकिन जैसा कि झांग गोहुआ ने कहा, झांग यू की घोषणा पहले हुई, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्हें पहले से पता था कि उन्हें घर का हिस्सा आवंटित नहीं किया गया है। मैं भी यही सोचता हूँ, वरना वह क्यों जाना चाहती? चियांग यून ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब हमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि जब झांग यू काम के लिए बाहर चला जाएगा तो क्या आपने सोचा है कि अपने माता पिता के साथ क्या करना है? हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन आपको पता है कि उन्हें हर तिमाही में अस्पताल जाना पड़ता है। झांग यू उनके साथ जाता था। भविष्य में हम क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत व्यस्त हूं, चियांग यून ने कहा। उसे पता था कि झांग यू का नौकरी में स्थानांतरण अपरिहार्य था। यदि ऐसा है तो बुजुर्ग झांग दागो और उनकी पत्नी की भविष्य की देखभाल पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब कई मामलों को सुलझाना था और नियम तय करने थे। झांग गोहुआ ने चियांग यून के इरादों को समझ लिया, जिसके तहत उसे अपने परिवार और 2 अन्य परिवारों झांग शोहुआ और झांग हॉन के साथ इस बात पर चर्चा करनी थी कि किस प्रकार बारी बारी से उनके माता पिता की देखभाल की जाए।
जब बात तीनों भाई बहनों द्वारा अपने माता पिता की देखभाल की आई तो झांग गोहुआ को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वे उनके माता पिता थे। लेकिन इससे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया और वह था, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? एक बार जब वे माँ और पिताजी की देखभाल में मदद करना शुरू कर देंगे तो वह संपत्ति हमारे माता पिता के नाम पर होगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भले ही झांग होम लड़ने से परहेज करता है, लेकिन अन्य दो प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना? आखिरकार ये हजारों रुपये का अपार्टमेंट था, कौन नहीं लुभाएगा? झांग गोहुआ के शब्दों ने चियांग यून को प्रभावित किया। वास्तव में एक बार जब झांग शोहुआ और अन्य लोगों ने वृद्ध दंपति की देखभाल शुरू कर दी तो वे कभी भी झांग दागो और उसकी पत्नी की संपत्ति पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। क्या उस समय तक इसका मतलब यह नहीं होगा कि झांग परिवार के पहले पोते झांग यी को जन्म देने के बाद वे संपत्ति में बड़ा हिस्सा पाने के हकदार होंगे? मैंने शुरू में सोचा था कि यह घर वह होगा जहां वृद्ध दंपति और झांग यू रहते होंगे और हमारे माता पिता झांग यू को उनकी देखभाल करने देंगे। इस तरह दूसरे और तीसरे भाई बहनों के लिए घर की मांग करना आसान नहीं होगा। माता पिता के निधन से पहले मैं उनसे बात करूंगा कि क्या घर को सीधे जियाओगी को हस्तांतरित किया जा सकता है ताकि झांग यू वहां रह सके। फिर चाहे दूसरे भाई बहन को इससे कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, उन्हें इसे सहना ही होगा। लेकिन मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि झांग यू इस तरह से चले जाएंगे और स्पष्ट रूप से इन मामलों से बाहर निकल जाएंगे। इसने हमें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। झांग गोहुआ ने यह जानने के बाद कि झांग यू शादी नहीं करने वाली है, हर पहलू पर बारीकी से विचार किया था। उन्होंने सोचा कि यह सबसे अच्छी और सबसे शानदार व्यवस्था थी, लेकिन उनके लिए निराशा की बात यह थी कि झांग यू ने सिर्फ जिम्मेदारियां छोड़ दी और चले गए, जो काफी घृणित था। चियांग यू ने पहले कभी झांग गोहुआ के विचार नहीं सुने थे और यद्यपि वह जानती थी कि वह चिंतित थी, वह और भी अधिक चिंतित था। हम क्या कर सकते हैं? चियांग यू भी घबरा रहा था। हाँ, अगर वे झांग शोहुआ और उसके परिवार को बुजुर्गों की देखभाल करने देंगे तो वे निश्चित रूप से घर और पैसे की मांग करेंगे। मुझे भी नहीं पता। झांग गोहुआ जानता था कि चियांग यून घबरा रही थी और उसे आश्वस्त करना चाहिए। दुर्भाग्यवश उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है और वह पूरी तरह असमंजस में था। झांग शोहुआ और उनकी पत्नी तथा झांग होंग और उनके पति हालांकि झांग यू के काम के लिए स्थानांतरण से नाखुश थे, लेकिन वे अधिक घबराए हुए झांग गोहुआ और उनकी पत्नी की तुलना में काफी बेहतर महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अधिक दूरगामी योजना थी। एक बार झांग यू किसी अन्य स्थान पर काम करने चली जाए तो वह निश्चित रूप से बुजुर्गों की देखभाल जारी नहीं रख पाएगी। तब तक क्या बूढ़े मालिक के नाम वाला मकान हम चारों के लिए उपलब्ध नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं? आखिरकार हम सभी ने योगदान दिया है, हम सभी ने माँ और पिताजी की देखभाल की है, हमने वृद्ध दंपति की देखभाल के लिए प्रयास किया है, तो फिर हमें उनके नाम पर मकान का एक हिस्सा क्यों नहीं देना चाहिए? क्या झांग शोहुआ और उसके परिवार द्वारा झांग दागू की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाना गलत था? वे बस इतना जानते थे कि यदि उनके मन में ऐसे विचार भी हों तो भी वे आसानी से ऐसा नहीं कर सकते थे। और अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने सोचा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता ने उन्हें बताया कि उनके पास अभी भी एक मौका है, तो वे उत्साहित क्यों न हो? झांग यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि झांग गोहुआ और अन्य लोग एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने लगे थे। वह घर को साफ करने में व्यस्त थी। वह वास्तव में ये समझ नहीं पा रही थी कि हालांकि वे घर पर हमेशा किसी भी ऐसी चीज को जिसे वे खा नहीं सकते थे किसी बर्तन में थूक देते थे, फिर भी वे उसे यहाँ जमीन पर कहीं भी थूक देते थे। यहाँ वे साफ सफाई की परवाह किए बिना वही करते थे जो उन्हें सुविधाजनक लगता था, मानो इसके लिए उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे ही झांग यू ने सफाई की, वह अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे बेशर्म लोगों का सामना नहीं किया था। अंत में असहाय महसूस करते हुए वह केवल एक बार फिर खुद को सांत्वना दे सकी, भूल जाओ, वे अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। अगर वे भविष्य में भी ऐसा ही व्यवहार चाहते हैं तो उन्हें खुद ही काम करना होगा। इसी उम्मीद के साथ उसने अंततः मुख्य कमरे को साफ सुथरा कर दिया। घर की सफाई समाप्त करने के बाद उसने सोचा कि उसे झांग दागू और उसकी पत्नी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे। समय देखा तो 10 बज चुके थे, जो कि बुजुर्ग दंपति के सोने का समय था। वह जानती थी कि यदि वह आज बात नहीं करेगी तो संभवतः वे कल उससे बात करने के लिए आएंगे, लेकिन क्या एक दिन के लिए टालना बेहतर नहीं होगा? कल कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद दूसरे शहर में शाखा कंपनी में उसका स्थानांतरण अंतिम रूप से हो जाएगा। झांग यू ने बाथरूम में स्नान किया और फिर शौचालय को साफ किया। जब सारी हलचल खत्म हो गई तो 11 बज चुके थे। सच में, दिन में काम करो और फिर शाम को घर आकर ढेर सारे लोगों की देखभाल करो, सचमुच। आज बुधवार है, कल गुरुवार है, परसों शुक्रवार है और मैं शनिवार सुबह जल्दी छुट्टी पर चला जाऊंगा। झांग यू ने अपना मन बना लिया था, कल की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लें और तुरंत हवाई जहाज का टिकट बुक कर लें, जल्दी निकल जाएं ताकि सप्ताहांत का दिन उनका अपना मामला हो। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित करे और साथ ही उनके खाने पीने का भी प्रबंध करे।
बिस्तर पर लेटे हुए झांग यू ने आराम से आह भरी। वहां पहुंचने के बाद मुझे एक अच्छा बिस्तर खरीदना होगा और फिर एक बेहतर गद्दा भी लेना होगा। वास्तव में मूल मालिक ने एक गुणवत्तायुक्त बिस्तर और गद्दा खरीदा था, लेकिन चियांग यून ने जब उन्हें देखा तो हमेशा संदेह ही व्यक्त किया, ये कहते हुए कि झांग ही बड़ा हो गया है और उसे बेहतर बिस्तर और गद्दे की जरूरत है, भले ही वह थोड़ा महंगा हो, और वे उसके माता पिता इतना खर्च करने के लिए अनिच्छुक थे। फिर एक जाना पहचाना दृश्य आया। जिस बिस्तर और गद्दे का मूल मालिक ने बमुश्किल ही इस्तेमाल किया था, उसे झांग ही ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि जब मूल मालिक का वेतन बढ़ गया तब भी उसने कभी नया बिस्तर और गद्दा नहीं खरीदा, क्योंकि उसे चिंता थी कि यदि झांग ही की नज़र इस पर नहीं पड़ी तो झांग शिन और अन्य लोगों की नज़र इस पर पड़ जाएगी। एक बार जब वह दूसरे शहर में चली गई तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि कोई उसके बिस्तर पर कब्जा कर लेगा, और वह घर को अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर सकेगी, जैसे कि एक कॉफ़ी मशीन और एक चाय की मेज खरीदना, ताकि सप्ताहांत में जब उसे कॉफ़ी की इच्छा हो तो वह कॉफ़ी का आनंद ले सके और जब उसे चाय की इच्छा हो तो चाय का आनंद ले सके। झांग यू सचमुच अपने भविष्य के जीवन के लिए सभी प्रकार की प्रत्याशाओं से भरी हुई थी। अगले दिन कार्यालय में उसने तेजी से सभी स्थानांतरण प्रक्रियाएं पूरी कर लीं और उसके वर्तमान कार्य को तुरंत अन्य लोगों को सौंप दिया गया। काम छोड़ने से ठीक पहले उसके सुपरवाइजर ने उसे दोबारा बुलाया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। वह सोच रही थी कि इस बार क्या हुआ। झांग यू को देखते ही सुपरवाइजर ने उसे जल्दी से बैठने को कहा और फ़ोन रख दिया। झांग यू, तुम वहाँ कब जाने की योजना बना रही हो? मैं शनिवार को जाने की योजना बना रहा था, झांग यू ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं शनिवार को वहां पहुंचूंगा, रविवार को वहां व्यवस्थित हो जाऊंगा और सोमवार से काम शुरू करूंगा। क्या आपने अपना सारा काम सौंप दिया है? सुपरवाइजर ने विषय बदल दिया। पहले उन्होंने पूछा कि वह कब जाने वाली थी और अब वे पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने अपना काम सौंप दिया है। उस समय झांग यू के दिमाग में एकमात्र विचार ये था कि यदि कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो क्या वे चाहते थे कि वह योजना से पहले ही चली जाए। हालांकि ये सिर्फ उसका अपना विचार था, क्या वास्तव में ऐसा था, ये निर्णय पर्यवेक्षक के निर्णय पर निर्भर था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सुपरवाइजर ने कहा, मुझे आज वहां से फ़ोन आया है और यदि संभव हो तो वे आशा करते हैं कि आप पहले आ सकें। झांग यू, क्या आपको लगता है कि आप कल जा सकते हैं? ऐसा संयोग है कि कंपनी की एक कार उस दिशा में जा रही है, सुपरवाइजर ने कहा, यह संकेत देते हुए कि यह झांग यू के निर्णय पर निर्भर है। वह जानती थी कि जब पर्यवेक्षक ने कहा कि वे उसके साथ इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो वास्तव में वे केवल सहमति स्वीकार कर रहे थे, असहमति नहीं। झांग यू ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरा सामान लगभग तैयार है और वह किसी भी समय जाने के लिए तैयार है। झांग यू की सहयोगात्मकता को देखकर सुपरवाइजर ने एक पल के लिए सोचा, कल हम एक कंपनी कार भेजेंगे और आप अपना सारा सामान कार में अपने साथ ले जा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित आश्चर्य था। झांग यू इस बात पर विचार कर रहा था कि अगली सुबह सबसे पहले लॉजिस्टिक कंपनी के पास जाया जाए या नहीं। अब सब कुछ तय हो गया था, वह कार लेकर जा सकती थी, ये काफ़ी है। सौभाग्य से झांग परिवार के अन्य सदस्यों से नहीं मिलना चाहने के कारण उसने कल सुबह ही अपना सामान पैक कर लिया था। आज घर लौटना अंतिम जांच के लिए एकदम सही होगा और वह सब कुछ ले जाएगी जो ले जाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती थीं उन्हें वह पीछे छोड़ देती थीं। एक बार जब वह नई जगह पर पहुंच गई तो उसे वैसे भी नए कपड़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए यह नई शुरुआत को हल्के और हवादार तरीके से अपनाने का एक सही अवसर था। झांग यू की सहयोगात्मक भूमिका को देखते हुए पर्यवेक्षक ने उसे काम जल्दी छोड़कर घर जाने को कहा। समय देखा तो 4:30 बज चुके थे। इतनी जल्दी चले जाने के कारण झांग यू कुछ अवाक रह गया। क्या आधे घंटे पहले निकलना समय से पहले काम छोड़ने के समान नहीं माना जा सकता? खैर, आधा घंटा पहले से ही काफ़ी था, वह ज़्यादा मांग नहीं कर सकती थी। झांग यू अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को पैक करने और जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने डेस्क पर लौट आए। उसके सहकर्मियों ने यह मान लिया था कि वह इस सप्ताहांत तक यहीं रहेगी और उसके बाद किसी दूसरे शहर में अपनी नई नौकरी के लिए रवाना हो जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे कल ही प्रस्थान करना था। सभी ने झांग यू को विदाई दी, हालांकि वे उसी कंपनी में बने रहे और वह भी एक सहायक कंपनी में जा रही थी। सिद्धांत रूप में इसका मतलब यह था कि झांग यू सहायक कंपनी में कुछ वर्ष काम करने के बाद मुख्यालय में वापस आ सकते थे, लेकिन ये सिर्फ सैद्धांतिक था। कई लोग जिन्हें सहायक कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था, चाहे वे अन्य शहरों में हो या स्थानीय शाखाओं में, वे शायद ही कभी वापस लौटे। झांग यू समझ गई कि यद्यपि वह दूसरे शहर में एक सहायक कंपनी में जा रही थी और उसे उदार सब्सिडी के साथ उच्च वेतन भी मिलेगा, लेकिन उसके सहकर्मियों की नज़र में ऐसा था जैसे उसे निर्वासित कर दिया गया हो। उसके लिए कॉर्पोरेट मुख्यालय में वापस लौटने की संभावना अब ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। यद्यपि वहां काम करना प्रतिष्ठापूर्ण था, लेकिन यह ऐसी जगह भी थी जहां कोई आसानी से जटिलताओं में उलझ सकता था। दूसरी ओर एक सहायक कंपनी में रहना अधिक आरामदायक और सुखद लगता था। झांग यू अपना सामान लेकर घर लौट आए और अपने माता पिता झांग दागू और उसकी पत्नी को उम्मीद से पहले पहुंचकर आश्चर्यचकित कर दिया।
क्या आपने प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं? झांग दागू ने कल पूरी रात इसके बारे में सोचा था। उम्मीद थी कि वह नेताओं से बात कर सकेगी कि यदि संभव हो तो वह शहर से बाहर नौकरी नहीं करना चाहती। अप्रत्याशित रूप से झांग यू वास्तव में कार्यालय से अपना सारा सामान वापस ले आई थी। झांग यू ने पुष्टि में कहा, हाँ, सहायक कंपनी में कुछ काम आया है और मुझे कल वहां जाना है। झांग दागू को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी अचानक सुलझ जाएंगी। उन्होंने बस थोड़ी सी देरी की और मामला तय हो गया। इतनी जल्दी क्यों? पान हुआन भी दंग रह गया। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों जाना है? झांग यू ने फिर से पुष्टि में कहा, हाँ, कोई विकल्प नहीं है। वहाँ एक बड़ी परियोजना शुरू हो रही है और मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे उच्च अधिकारियों ने वहाँ भेजा है। मैं इसमें पूरी तरह शामिल रहूंगा। झांग दागू ने धीरे से आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि झांग यू का मन बदलने का कोई रास्ता नहीं है। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह इसे स्वीकार ही कर सकता था। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएं, तो कड़ी मेहनत करें। झांग यू ने पुष्टि में गुनगुनाया, मैं करूंगा। पान हुआन की ओर देखते हुए उसने कहा, माँ, एक बार मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो शायद मैं बहुत व्यस्त हो जाऊंगी और मेरे पास वापस आने का समय नहीं होगा। यदि आप उस दौरान घर बदलते हैं तो मेरे भाइयों से और अधिक मदद करने के लिए कहें। अपने आप पर अधिक काम मत करो। सप्ताहांत पर मेरे भाइयों को किराने की खरीदारी और खाना पकाने दो और तुम दोनों आराम करो। वह ये नहीं कहेंगी कि सप्ताहांत में पारिवारिक रात्रिभोज या ऐसा कुछ न करें। आखिरकार ये झांग परिवार की परंपरा है। वैसे भी खाना तो वह नहीं बनाएगी, इसलिए जो भी बनाएगा वह उनका मामला है। पान हुआन ने झांग यू की ओर देखा, जो जाने वाला था लेकिन फिर भी उनकी चिंता करने के लिए समय निकाल रहा था। चिंता मत करो, आपके भाई बहुत ही पुत्रवत हैं। वह जानती थी कि सामान पैक करने में झांग यू की मदद की उम्मीद करना ठीक नहीं है। ये स्पष्ट था कि उसे झांग गोहुआ और अन्य लोगों पर निर्भर रहना होगा। झांग दागू ने सहमति में कहा, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई वहां होंगे। ओह मम्मी पापा, चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर मुझे अपना सामान पैक करना है। हालांकि उसने कुछ सामान पहले ही पैक कर लिया था, फिर भी बहुत कुछ तय करना बाकी था और खाना बनाने की झंझट से बचना ही बेहतर था। सामान्य परिस्थितियों में झांग दागू बाहर जाकर खाने की बर्बादी के बारे में शिकायत करते, लेकिन ये देखते हुए कि झांग यू के पास करने के लिए बहुत काम था, उन्होंने कहा, अपनी माँ को खाना बनाने दो। जब झांग यू ने पहले सुझाव दिया था तो वह कुछ चिंतित थी कि झांग दागू नाराज हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने पान हुआन को खाना बनाने का प्रस्ताव दिया। इस विचार के साथ झांग यू ने उत्सुकता से पान हुआन की ओर देखा। हालांकि पहले हमेशा पान हुआन ही खाना बनाती थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी खाना पकाने की कला इतनी अच्छी नहीं थी। बाद में जब झांग यू बड़ी हुई तो उसने अपनी पाककला कौशल को निखारा और अंततः रसोई पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। जब से पान हुआन ने खाना बनाना सीखा था, उसने खाना बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वह केवल भोजन को गर्म करके ही पकाती थी। अब वे पान हुआन से खाना पकाने की उम्मीद कर रहे थे और झांग यू को वास्तव में डर था कि भोजन कैसा होगा। भले ही भोजन खाने योग्य हो या नहीं, उसके लिए ये केवल एक भोजन था, लेकिन झांग दागू के लिए यह अलग था। यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति खाना बनाना नहीं जानता था और ऐसा करने के लिए तैयार भी नहीं था, फिर भी वह अपने भोजन के प्रति बहुत नखरेबाज था। झांग यू को वास्तव में इस बात की चिंता थी कि पान हुआन का खाना झांग दागू की आलोचनाओं के सामने कैसे टिक पाएगा। वास्तव में यदि संभव हो तो उसने सोचा कि चूंकि दोनों पति पत्नी अच्छे खाना नहीं बनाते थे और दोनों ही बहुत नखरेबाज थे, इसलिए उन्हें एक हाउसकीपर को रखने पर विचार करना चाहिए। यदि वे आया रखने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें कम से कम एक अंशकालिक कर्मचारी रखना चाहिए। यद्यपि यह एक अतिरिक्त व्यय होगा, लेकिन इससे कम से कम उनका बोझ कम हो जाएगा। हालांकि वह झांग दागू दंपति के लिए यही बात नहीं कह सकी। अच्छी खासी सेवानिवृत्ति पेंशन होने के बावजूद इसका मतलब यह नहीं था कि वे सहायकों को नियुक्त करने पर पैसा खर्च करने को तैयार थे। पान हुआन को उम्मीद नहीं थी कि झांग दागू उसे खाना बनाने का सुझाव देगा, जिससे वह सचमुच स्तब्ध रह जाएगी। मैं उसे नहीं पता था कि उसने आखिरी बार खाना कितने साल पहले बनाया था और अब उसे ऐसा करने के लिए कहा जा रहा था तो वह क्या करे। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह झांग यू को खाना बनाने दे, खासकर तब जब उसने एक दिन पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। लेकिन उसने वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि भले ही झांग यू आज खाना बना ले, फिर भी कल उसकी बारी होगी। मैं खाना बनाने जाऊंगी, पान हुआन ने मन ही मनाह भरी। यद्यपि वह बहुत अनिच्छुक थी, फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। झांग यू ने सोचा कि पान हुआन खाना बनाने में अनिच्छुक होगी और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने बिना किसी विरोध के सहमति दे दी। पिताजी, माँ ने बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया है, झांग यू ने सोचते हुए कहा। उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा न करना ही बेहतर है। उसे कभी न कभी खाना बनाना सीखना ही होगा, झांग दागू ने ठंडे स्वर में कहा। वरना आपके जाने के बाद हम भोजन का क्या करेंगे? उनका इससे क्या मतलब था? क्या उसकी पिछली मेहनत बुरी चीज थी? कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने जाऊंगा। मैं आखिरी बार पहरा दूंगा।
अगर पान हुआन का खाना खराब निकला और उन सबको पेट की बीमारी हो गई तो इसका मतलब हो सकता है कि पूरे परिवार को अस्पताल जाना पड़ेगा। और वह कल्पना कर सकती थी कि एक बार झांग गोहुआ परिवार को इसके बारे में पता चल गया तो ये सब फिर से उसकी गलती होगी, उस पर अंत तक अपने पद पर कायम न रहने का आरोप लगाया जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसके जाने के बाद झांग दागू दंपत्ति अपने दैनिक भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे, यह अब उसकी चिंता का विषय नहीं था। लेकिन ये देखते हुए कि बुजुर्ग दंपति ने झांग गोहुआ को अभी अभी एक संपत्ति दी थी, उसने अनुमान लगाया कि वे अभी भी खाना पकाने के लिए तैयार होंगे। वह सोच रही थी कि क्या इस तरह से लंबे समय तक चलने से दूसरों को आपत्ति हो सकती है, या हो सकता है कि जब किसी की खाना बनाने की बारी आती थी तो वे यही खाना खाते थे जिससे घर का खर्च बच जाता था। ये भी एक अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है, झांग यू वास्तव में समझ नहीं पाया। जहां तक झांग गोहुआ परिवार का सवाल है, चूंकि चियांग यून एक कंपनी में काम करती थी और उनकी स्थितियां कुछ हद तक खराब थीं, फिर भी उसकी इकाई लाभदायक थी और कुल मिलाकर उनकी आय ठीक थी। जहां तक झांग शोहुआ दंपति का प्रश्न है, वे मिडिल स्कूल शिक्षक होने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते थे और उनकी अच्छी आय थी। झांग होंग और उनके पति दोनों सरकारी एजेंसियों में सिविल सेवक थे और आय और लाभ के मामले में वे वास्तव में काफ़ी समृद्ध थे। फिर भी यदि संभव होता तो तीनों परिवार अपने माता पिता से पैसे ऐंठ लेते और प्रत्येक परिवार दूसरे से अधिक गरीब होने का दिखावा करता। काश, झांग यू ने अपने दिल में आह भरी। रहने दो, अगर उन्हें गरीब होने का रोना पसंद है तो यह उनका काम है। वह किसी के द्वारा पैसा कमाने के बजाय कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना पसंद करती थी। उन्होंने महसूस किया कि ये तीनों परिवार वास्तव में धनहीन नहीं थे, लेकिन गरीब दिखने की उत्सुकता में उन्होंने अपना पैसा बैंक में ही रखा और संपत्ति खरीदने के बारे में कभी नहीं सोचा। और इसलिए वे कम आवास कीमतों के युग से चूक गए। जब उन्होंने कीमतें बढ़ती देखीं और खरीदने का निर्णय लिया, तब उन्हें पता चला कि जो पैसा वे बहुत ज़्यादा समझ रहे थे वह संपत्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। तीनों परिवार हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे अपना सारा पैसा आवास पर खर्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये चिंता थी कि अगर बाद में उन्हें नकदी की ज़रूरत पड़ी तो वे कहाँ से नकदी लाएंगे। अपनी हिचकिचाहट के कारण जब उन्होंने अंततः खरीदने का निर्णय लिया तो उन्होंने पाया कि कीमतें फिर से बढ़ गई थीं, जिससे वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। जब उन्होंने बाद में आवास की कीमतों में निरंतर वृद्धि देखी तो उन्होंने अंततः खरीदने का मन बना लिया, लेकिन जिस पैसे से वे एक बड़ा घर खरीद सकते थे उससे उन्हें केवल एक छोटा घर ही मिल पाया। झांग यू को इसके बारे में सोचना ही मनोरंजक लगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया था कि जो धन उन्होंने झांग दागू और उनकी पत्नी से वसूलने की कोशिश की थी उसका उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वास्तव में उनके पास कितना धन है। झांग गोहुआ आज पूरे दिन दुखी था। लगभग निश्चित घर के फिसल जाने के विचार ने उसका मूड बहुत खट्टा कर दिया। वह अभी भी झांग यू के साथ एक और बातचीत करने के लिए सबसे बड़े भाई के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने पर विचार कर रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग यू इतनी जल्दी शहर से बाहर शाखा कार्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। झांग गोहुआ ने अपना सेलफोन पकड़ा। छोटी बहन इतनी जल्दी शहर से बाहर जा रही है? झांग दागू ने फोन के दूसरे छोर पर गुनगुनाते हुए पुष्टि की, हाँ, वह कल सुबह बस से रवाना होगी। झांग गोहुआ को इस खबर की जानकारी देने के अलावा झांग दागू के फोन करने का एक और कारण झांग गोहुआ और उसकी पत्नी का रवैया देखना था। झांग दागू, बड़े भाई, जैसा कि आप जानते हैं, जब से आपकी छोटी बहन ने खाना बनाना शुरू किया है, माँ ने फिर कभी खाना नहीं बनाया है। झांग दागू, सब ठीक था क्योंकि आपकी बहन की शादी नहीं हो रही थी और हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। झांग दागू ने धीरे से आह भरी, लेकिन अब मुख्य मुद्दा यह है कि आपकी बहन शहर से बाहर जा रही है। तुम्हारी माँ खाना नहीं बना सकती और भविष्य में मेरे और तुम्हारी माँ के लिए खाने की समस्या हो जाएगी। जैसे ही झांग गोहुआ ने यह सुना, उसका दिल अचानक धड़क उठा। ये सही है, वह ये कैसे भूल सकता है। शुरुआत में पान हुआन का खाना पकाना कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके पास झांग यू था। लेकिन अब जबकि झांग यू शहर से बाहर जा रहा था, क्या पान हुआन की पाक कला कौशल झांग दागू को संतुष्ट कर पाएगी? दरअसल ये सिर्फ झांग दागू को संतुष्ट करने के बारे में नहीं था, यहाँ तक कि स्वयं पान हुआन भी शायद संतुष्ट नहीं होगी। झांग गोहुआ अब सोच रहा था कि झांग दागू के कॉल के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद होगा। क्या वह उम्मीद कर रहा था कि वे खाना बनाने की पेशकश करेंगे? झांग गोहुआ ने चियांग यून की ओर देखा, जो खाने की मेज साफ कर रहा था। वह ये कैसे कह सकता है? उसकी पत्नी का खाना पान हुआन के भोजन से अधिक स्वादिष्ट था, लेकिन झांग यू के कौशल की तुलना में इसमें बहुत अंतर था। चियांग यून ने झांग गोहुआ को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो झिझकते हुए पूछा, यह क्या है? झांग दागू ने सोचा कि उसने अपनी बात काफी स्पष्ट कर दी है। क्या समझदार झांग गोहुआ को प्रस्ताव देने की पहल नहीं करनी चाहिए? आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कुछ कहने के बाद भी झांग गोहुआ ने एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो गया। झांग दागू ने एक पल के लिए सोचा, भूल जाओ, मैं तुम्हारे भाई को बुलाऊंगा।
इस पर झांग गोहुआ काम उठा, क्योंकि वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह झांग शोहुआ को कॉल नहीं करने दे सकता था, क्योंकि वह निश्चित रूप से सहमत होगा। यदि वह ऐसा नहीं भी करता तो भी झांग होंग तो था ही। झांग गोहुआ जानती थी कि उसके लिए जब तक कोई लाभ है वह काफ़ी अच्छा है। चियांग युन से परामर्श किए बिना झांग गोहुआ ने कहा, पिताजी मैं यहाँ हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या चियांग युन को आपके घर खाना बनाने के लिए जाने दिया जाए और वापस आकर खाना बनाने दिया जाए, या हम तीनों आपके घर आकर खाना खा लें। झांग दागू को विवरणों की परवाह नहीं थी जब तक कि उसे मनचाहा परिणाम मिल जाता था। झांग दागू, खाना बनाने के लिए इधर उधर जाने जैसी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत थका देने वाला काम है। बस घर पर ही खाओ। झांग दागू, कल अपनी माँ को किराने की खरीदारी के लिए ले जाओ और फिर काम के बाद चियांग युन को खाना बनाने के लिए बुलाओ। झांग दागू, ठीक है। झांग यू शहर से बाहर जाने वाली है और वह घर पर अपना सामान पैक नहीं कर सकती, इसलिए मुझे लगता है कि हमें चियांग युन से इसका ध्यान रखना चाहिए। झांग दागू, लिटिल यू के शहर से बाहर चले जाने के कारण घर में एक कमरा खाली हो जाएगा। आप सभी लोग वहां रह सकते हैं और सामान पैक करने में मदद कर सकते हैं। झांग दागू को लगा कि वह सचमुच बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उसने सबसे अच्छा समाधान ढूंढ लिया है। उनका खाना बनाना एक बात थी, लेकिन उनसे सामान पैक करवाना भी तो एक बात थी। झांग गोहुआ को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वह चियांग युन के सामने यह बात कैसे रखे। झांग गोहुआ को पता ही नहीं चला कि उसने फ़ोन कैसे काट दिया। वह सोच ही रहा था कि इसे कैसे कहे, तभी उसने ऊपर देखा और पाया कि चियांग युन उसे घूर रहा है। झांग गोहुआ डर के मारे उछल पड़ा, अरे पत्नी, मुझे इस तरह मत डराओ। तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया। हालांकि चियांग युन को यह नहीं पता था कि झांग दागू ने फ़ोन पर क्या कहा था, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि यह निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं थी। अन्यथा झांग गोहुआ ऐसा रवैया नहीं दिखाते। चियांग युन झांग गोहुआ के सामने बैठे थे। मुझे बताओ, तुम्हारे पिताजी ने फ़ोन के दूसरी तरफ क्या कहा? तुम्हें मुझसे यह बात छिपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ। उससे इसे छुपाओ। झांग गोहुआ ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कल वाली बात तुमसे छिपाऊंगा। उन्होंने झांग दागू के फ़ोन कॉल की बात बताई, जिससे चियांग युन के चेहरे में नाटकीय परिवर्तन आ गया। चियांग युन को पता था कि यह कॉल कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आएगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा जाल होगा। यदि वह ऐसा कर सकती तो चांग युन वास्तव में उसे अच्छी तरह पीटना चाहती थी। इतना बड़ा मामला और तुमने मेरे साथ इस पर चर्चा भी नहीं की। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने अनुचित हो? और ऐसा नहीं है कि आप अपनी बहन के खाना पकाने के कौशल को नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि मैं उससे तुलना कर सकता हूँ? चांग युन को पता था कि झांग दागू और उसकी पत्नी कितने नखरेबाज हो सकते हैं। आपकी बहन का खाना पकाने का कौशल वास्तव में काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके माता पिता की नज़र में वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। चियांग युन ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि वह दंपति उसके खाना पकाने की कितनी कठोर आलोचना करेंगे। वह उनसे अच्छी समीक्षा की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने मुझसे गंदगी साफ करने को कहा। वे घर में पड़े सारे कबाड़ पर विचार क्यों नहीं करते? और आपके माता पिता कुछ भी फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब मैं साफ सफाई कर लूँ तो वे किस आकार का अपार्टमेंट किराए पर देने की तैयारी कर रहे हैं? मूल रूप से आपकी बहन के साथ 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेना ठीक होता, लेकिन अब सिर्फ उन दोनों के लिए वे 3 बेडरूम वाला मकान तो किराए पर नहीं ले सकते, है ना? लेकिन उनके इतने सारे सामान के साथ मुझे चिंता है कि 2 बेडरूम का कमरा भी उनकी हरकतों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। चियांग युन को यह विचार और भी अधिक क्रोधित कर गया। इसके अलावा मुझे काम पर भी जाना है, मैं बहुत व्यस्त भी हूँ। सच में, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कार्यस्थल तुम्हारे जैसा है? बिना कुछ किए समय पर आना, बस एक किताब पढ़ना जब तक कि समय समाप्त न हो जाए, कोई झंझट नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। हम काम के घंटों के दौरान बहुत व्यस्त रहते हैं, हर जगह भाग दौड़ करते रहते हैं। और मैं यहाँ हूँ, काम में व्यस्त और फिर काम के बाद भी व्यस्त। चियांग युन लगातार बड़बड़ाती रही। संक्षेप में, वह ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। झांग गोहुआ ने चियांग युन की लगातार बुदबुदाहट सुनी। देखो, मैं ये काम बूढ़े आदमी के नाम पर घर के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकता तो मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। मैं मना कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको क्या लगता है इसका बोझ किस पर पड़ेगा? तुम मेरे पिताजी को जानते हो, है ना? ये देखकर कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया है, वह दूसरे भाई को ढूंढने जाएगा। तब क्या होगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। चांग युन के पास कहने के लिए और भी शिकायतें थीं, लेकिन झांग गोहुआ को ये कहते हुए सुनकर वह चुप हो गई। वह जानती थी कि यह कठोर वास्तविकता है, और यदि वे कोई निश्चित उत्तर नहीं देते तो अंततः लाभ दूसरे और तीसरे भाई बहनों को मिलेगा। चियांग युन को ये सोचकर और अधिक गुस्सा आया, और लिटिल यू वास्तव में ऐसे ही उठकर चला गया, किसी को भी समायोजित होने का मौका नहीं दिया। और तुम्हारी माँ, उनके पास इतना सारा कबाड़ कैसे हो सकता है? मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब सफाई पूरी कर पाऊंगी। और हाँ, घर की सफाई करना सिर्फ मेरा काम नहीं हो सकता।
चियांग यून का मानना था कि झांग शोहुआ और अन्य लोगों को उनकी संपत्ति का हिस्सा मिल गया है, इसलिए सफाई करना भी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चियांग यू के जाने की मांग का सामना करते हुए झांग गोहुआ चुप रहा, बस उसे घूरता रहा। उसे इस तरह देखते देख चांग यून क्रोधित हो गया। तुम कैसे गुजारा करते हो? आप परिवार में सबसे बड़े हैं, फिर भी आप किसी से भी अधिक दयनीय जीवन जीते हैं। नहीं, मुझे लिटिल यू से बात करनी है। आखिरकार वह उनकी बेटी है, वह इस स्थिति को कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? चांग यून ये भी जानता था कि झांग परिवार में झांग यू के अलावा, जो आज्ञाकारी और सक्षम था, किसी अन्य से मदद की उम्मीद करना अवास्तविक था। तुम उससे किस बारे में बात करने जा रहे हो? झांग गोहुआ ने पूरी तरह से उलझन में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात करने की क्या जरूरत थी। हमें बात करनी होगी, बिल्कुल। चियांग यून के चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे कि घर बदलने के बारे में वह इसकी परवाह नहीं कर सकती है ना? क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं उन सब चीज़ों का अकेले ही ध्यान रखूंगा? या शायद आप अपने प्यारे भाइयों और बहनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चांग यून ने बिना किसी खेद के जवाब दिया। आप अपने माता पिता के घर की स्थिति से अवगत हैं, आप संभवतः अनजान नहीं हो सकते। चांग यून जानता था कि झांग गोहुआ से सामान पैक करने की अपेक्षा करना व्यर्थ था। झांग गोहुआ ने कहा, तो अब हम चलें। और क्या? चांग यून ने झांग गोहुआ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। जल्दी करो। इस विचार से चियांग यून क्रोधित हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर कौन किसी नए पद पर स्थानांतरित होता है और उसके लिए सम्मानित होता है। कल सूचित किया जाएगा, आज काम सौंप दिया जाएगा और कल भेज दिया जाएगा। चियांग यून नौकरी स्थानांतरण के मामले में नई नहीं थी और इस प्रक्रिया को समझती थी, लेकिन उनके विचार में ये पूरी तरह से अविश्वसनीय था। हमेशा की तरह झांग गोहुआ ने अपनी पत्नी की बात सुनी। क्या आपको लगता है कि वह लड़की झांग यू पहले से ही इस बारे में जानती थी? और क्या? चांग यून ने झांग गोहुआ को एक और तिरस्कार भरी नज़र से देखा। वह सचमुच एक मूर्ख था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने वर्षों के बाद भी वह एक निम्न स्तर का कर्मचारी था। यदि वह झांग गोहुआ की जगह होती तो अब तक वह बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुकी होती, लेकिन दुर्भाग्यवश वह केवल आंतरिक रूप से ही अपना असंतोष व्यक्त कर सकी। झांग गोहुआ को चांग यून के मन में उसके प्रति जो नाराजगी थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या शायद अगर उसे पता भी होता तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। झांग दागू और अन्य लोग लगभग आराम करने ही वाले थे कि उन्होंने झांग गोहुआ और उसकी पत्नी को देर रात जल्दी से आते देखा, जो उनके लिए थोड़ा आश्चर्य की बात थी। झांग यू ने उनका अभिवादन किया और फिर अपना सामान पैक करने के लिए तैयार हो गई। यदि वह गलत नहीं थी तो झांग गोहुआ और उसकी पत्नी संभवतः उससे बात करने के लिए आए थे। झांग यू को ऊपर जाने की तैयारी करते देख चियांग यून ने पूछा, छोटे यू, तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? मुझे कल प्रस्थान करना है, लेकिन मैंने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया है। मुझे ऊपर जाकर आगे बढ़ना है। झांग यू ने संकेत दिया कि वह व्यस्त थी। मैं आपके सामान पैक करने में मदद कर सकती हूँ, चियांग यून ने उत्साहपूर्वक कहा, ये संकेत देते हुए कि वह मदद करने आई थी। उसे सामान पैक करने में मदद करें। हे भगवान! झांग यू को इस प्रस्ताव से सचमुच आश्चर्य हुआ। भाभी, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। यदि आपके पास समय हो तो आप हमारे माता पिता का सामान पैक करने में मदद कर सकते हैं। झांग यू ने पानहुआन की ओर देखा। माँ, चिंता मत करो, हालांकि मैं घर पर नहीं हूँ, बड़ी भाभी यहाँ हैं, वह निश्चित रूप से आपको सामान पैक करने में मदद करेंगी। झांग यू ने आत्मविश्वास से कहा, जिससे पास से गुजरने वाले पड़ोसियों को ये सुनने और जानने का मौका मिला कि झांग परिवार की सबसे बड़ी बहू एक मेहनती व्यक्ति थी। ये जानते हुए कि झांग यू काम के लिए शहर से बाहर जा रहा था और सामान पैक करने में मदद करने के लिए जल्दी में आया था, साथ ही यह भी जानते हुए कि जब झांग परिवार स्थानांतरित होगा तो सामान पैक करने में मदद करने के लिए कोई होगा, निश्चित रूप से यह बात फैल गई। जो व्यक्ति दिखावे की परवाह करता है, उससे निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति निश्चित रूप से जनता की राय के माध्यम से है। हर कोई जानता है कि चियांग यून झांग दागू और उनकी पत्नी को सामान पैक करने में मदद करेगी। क्या वह उस जिम्मेदारी को छोड़ने और बाद में मदद न करने का साहस करेगी? जब समय आएगा और आसपास के पड़ोसी झांग दागू और उसकी पत्नी के सामने थोड़ा बहुत बुदबुदाएंगे तो चियांग यून और उसका पति क्या करेंगे? झांग यू अनुमान लगा सकती थी कि जब वह समय आएगा, चाहे चियांग यू अंदर से कितनी भी दुखी क्यों न हो, उसे सामान पैक करने में मदद करनी होगी और शायद वह इसके लिए खुद को कोस रही होगी। केवल वे लोग ही जानते हैं जिन्होंने पैकिंग का काम किया है कि झांग दागू और उनकी पत्नी की तुलना वास्तव में पेटू जानवरों से की जा सकती है। एक बार जब कोई चीज़ उनके घर में प्रवेश कर जाती थी तो कोई उम्मीद नहीं होती थी कि उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। उदाहरण के लिए इस कदम को ही लीजिए, जब उन्हें बताया गया कि पुराना और घिसा पिटा सामान नए घर में अच्छा नहीं लगेगा, तब भी उन्होंने उसे पैक करने पर जोर दिया। जब नए घर को सजाने का समय आया तो चाहे नवीनीकरण कितना भी सुंदर क्यों न हो, चाहे वे चीज़ें नए घर में कितनी भी बेमेल और परेशानी वाली क्यों न हो, वे उन्हें घर में ले जाने पर अड़े रहे। इससे गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन झांग गोहुआ और अन्य लोगों ने इसे अप्रिय पाते हुए भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे न तो नवीनीकरण का खर्च वहन करने वाले थे, न ही वे घर में रहने वाले थे, और न ही वे इसकी सफाई करने वाले थे।
बेशक उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने घर के मालिक को भी सलाह दी कि इन छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें और कहा कि चून के बुजुर्ग लोग बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ध्यान देना चाहिए। ये स्पष्ट नहीं था कि यदि उन्हें ही चीज़ों को सुलझाना पड़े, घर की सफाई करनी पड़े, तो क्या उनका रवैया ऐसा ही रहेगा। लेकिन शायद अपने दिल में असंतोष के बावजूद वे इसे व्यक्त नहीं करेंगे, और चूंकि वे कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें बस कड़ी मेहनत करनी होगी। चांग यून ने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग यू इतनी बातूनी होगी और यहाँ तक कि वह उससे झांग दागो और उसकी पत्नी को सामान पैक करने में मदद करने के लिए भी कहेगी। चाहे वह उस समय कितना भी कोसना चाहती हो, वह जानती थी कि झांग दागो और उसकी पत्नी वहीं देख रहे थे और पड़ोसी निवासी सुन रहे थे। चाहे कुछ भी हो, उसे अपने चेहरे पर काबू रखना था। जाहिर है, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ। वह ये भी चाहती थी कि उस वृद्ध दंपति को पता चले कि झांग परिवार के एकमात्र पोते को जन्म देने वाली होने के नाते उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, या अगर यह बात बाहर आ गई तो ये कितना कठोर हृदय वाला लगेगा। झांग दागू और उनकी पत्नी ने चांग यून के शब्दों का अर्थ समझा या नहीं, इस बारे में झांग यू को यकीन नहीं था, लेकिन वह समझ गई कि चांग यून क्या कहना चाह रहा था। चूंकि किसी को हमेशा सबसे बड़ी बहू होने के बारे में बात करना पसंद है, तो आइए उसे यह अनुभव कराएं कि सबसे बड़ी बहू होना कैसा होता है। ठीक है बड़ी भाभी, आप झांग परिवार की सबसे बड़ी बहू हैं और निश्चित रूप से हम आपकी बात मानेंगे। घर के सभी छोटे बड़े काम आपके हाथ में हैं। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से माँ बाप का स्थानांतरण, घर की सफाई, सब कुछ अच्छे से पूरा हो जाएगा। इस तरह मैं शहर से बाहर काम करते हुए भी निश्चिंत रह पाऊंगी। अगर वह अपनी गरिमा बनाए रखने पर जोर देती तो उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। क्या चांग यून ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी एक आदतन टिप्पणी से झांग यू आसानी से इसे ले लेगा और इसे आगे बढ़ा देगा। मैं वास्तव में ये सब अकेले ही संभालना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ताकत अकेले। चियांग यून मन ही मन कोस रही थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। क्या वह उछलकर कह सकती थी कि उसे दिन में काम करना है और रात में सामान पैक करना है और उसे सुपरहीरो की तरह समझ सकती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि झांग यू वर्षों से काम कर रही थी, काम के बाद घर का काम करती थी और सप्ताहांत में विभिन्न कामों में व्यस्त रहती थी। ये कहा जा सकता है कि झांग यू के साथ इस टकराव के परिणाम से चियांग यून बहुत दुखी और गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इसे कैसे बाहर निकाले। बेशक अगर मैं आज़ाद हुई तो मैं भी वापस आऊंगी। झांग यू जानती थी कि वह चियांग यून को बहुत क्रोधित नहीं कर सकती, और फिर भी उसने एक वादा किया। हालांकि वह वास्तव में वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन वह घर बदलने और सामान पैक करने जैसे बड़े कार्यक्रम के लिए दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन केवल एक बार वापस आना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि सामान पैक करने में मुख्य मेहनत निश्चित रूप से उसकी नहीं होगी। वह शनिवार की सुबह वापस आती, फिर रविवार की दोपहर को चली जाती। घर पर वह अधिक से अधिक एक दोपहर और एक सुबह के लिए सामान पैक करती। बुरा नहीं, झांग यू ने चुपचाप खुद को खुश किया, ये सोचकर कि वास्तव में यही तरीका है। चियांग यू भी चाहता था कि झांग यू हर हफ्ते सामान पैक करने में मदद करने के लिए वापस आने का वादा करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वह एक नए पद पर जा रही थी और उसे नहीं पता था कि वहां उसे कितने नए संपर्क बनाने होंगे, साथ ही वहां बड़ी बातचीत भी चल रही थी। मुख्यालय के प्रतिनिधि के रूप में झांग यू निश्चित रूप से पूरे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। संक्षेप में, वह निश्चित रूप से व्यस्त होगी और उसके लिए हर सप्ताह वापस आना संभव नहीं होगा। चांग यून केवल यह आशा कर सकता था कि झांग यू अपने बूढ़े माता पिता को अकेले ही नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह बार बार उनके पास आएगा। वैसे लिटिल यू, वहां पहुंचने पर तुम्हारे घर की क्या स्थिति होगी? चूंकि वह पहले ही आ चुकी थी, चाहे उसे मनचाहा परिणाम मिले या नहीं, वह स्थिति के बारे में पूछे बिना नहीं जा सकती थी। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो एक होटल में रुकूंगा, लेकिन मैं वहां ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता। आखिरकार ये सुविधाजनक नहीं है और दूसरी बात, ये महंगा भी है। इसलिए मुझे इस सप्ताहांत घर की तलाश करनी होगी और इसी सप्ताह के भीतर एक जगह किराए पर लेने की कोशिश करनी होगी। फिर मुझे इसे स्थापित करना होगा, चीज़ों को सुलझाना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं इस सप्ताह मकान किराए पर ले पाऊंगा या नहीं, या अगले सप्ताह तक मकान को व्यवस्थित कर पाऊंगा या नहीं। झांग यू ने बस एक समय सारणी बना ली, और बेशक उसे उम्मीद थी कि वह इस सप्ताह एक घर किराए पर ले सकेगी। हालांकि कुछ चीज़ें वास्तव में उस तरह से नियंत्रित नहीं की जा सकी जैसा वह चाहती थी। उन्हें अभी भी देखना था कि यह कैसे होता है। ये सुनकर चांग यून का दिल बैठने लगा। उसकी बातें सुनकर इस सप्ताह एक मकान किराए पर लेने की उम्मीद है, अगले सप्ताह तक मकान तैयार हो जाने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि उसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह इन 2 सप्ताहों के लिए सामान पैक करने के लिए वापस आएगी। इससे वह अचानक चिंतित हो गई। तो फिर तुम सामान पैक करने के लिए कब वापस आने की योजना बना रहे हो? तब तक उसे झांग होंग और अन्य लोगों की सद्भावना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, है न? यह विचार आते ही उसकी अभिव्यक्ति काफ़ी दुखी हो गई। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता। मैं अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा काम कैसा होगा। आखिरकार मैं वहां शुभंकर के रूप में नहीं जा रहा हूं, मुझे भी उपलब्धियां हासिल करनी हैं।
माँ और पिताजी, आप मुझे शहर से बाहर मेरी नौकरी में अच्छा करने में सहयोग करते हैं, है ना? उसे उम्मीद नहीं थी कि चांग यून किसी चीज़ का ध्यान रखेगा, और उसे झांग दागू और उसकी पत्नी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार वह प्रयास करने का कोई भी प्रदर्शन दिखाने में बहुत आलसी थी। वह केवल ऐसी स्थिति की कामना करती थी जिसमें कोई इच्छा या आवश्यकता न हो, बस अपना काम अच्छी तरह से करती रहे। झांग दागू और उनकी पत्नी क्या कर सकते थे, ये जानते हुए भी कि झांग यू के सामान पैक करने में मदद करने के लिए वापस आने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अब जब उसने बोल दिया था तो कोई कैसे आपत्ति कर सकता था। झांग दागू अंदर से बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि झांग यू लगातार अवज्ञाकारी होता जा रहा है और उसने निर्णय लिया कि उसे झांग यू को सबक सिखाना होगा, अन्यथा वह सचमुच अपने बारे में बहुत अधिक सोचने लगेगी। छोटे यू, तुम्हारा भाई और मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि कहीं तुम शहर से बाहर काम करने न जाओ। आखिरकार आपने पहले कभी यह शहर नहीं छोड़ा। चांग यून के चेहरे पर अनिच्छा का भाव था। हेज में झांग यू द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देने के संबंध में वास्तव में उनके पास बहुत सारी शिकायतें थीं। मुझे पता है, लेकिन मैं इन दिनों बहुत सोच रहा हूँ। वे कहते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं वे कभी बड़े नहीं होते, कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन नौकरी बदलकर शहर से बाहर कहीं नया काम शुरू करने का विचार, मुझमें साहस की कमी थी। इस बार मेरे नेता ने मुझे एक अवसर दिया और मैं बाहर जाकर प्रयास करना चाहता था। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। शुरू में मुझे इस बात की चिंता थी कि जब मैं नेता की व्यवस्था के आधार पर शहर से बाहर काम करना शुरू करूंगी तो माँ और पिताजी का क्या होगा। लेकिन अब मैं आश्वस्त हूँ। अगले साल जब मुझे घर मिल जाएगा तो मेरे सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई और सबसे बड़ी बहन के घर पास में होंगे और वे माँ और पिताजी की अच्छी देखभाल करेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत रहूंगा। चियांग यून ने देखा कि वह आत्मविश्वास से बोल रही थी कि नेता कितने अच्छे हैं, उनके भाई बहन झांग दागू और उनकी पत्नी की कितनी अच्छी तरह देखभाल करेंगे और वह कितनी सहज थी। उस क्षण अचानक उसके मन में विचार आया। इस घर को पाकर उसे सचमुच एक नुकसान जैसा महसूस हुआ। मूलतः हम झांग दागू और उनकी पत्नी के घर से दूरी का बहाना बनाकर यहाँ अक्सर नहीं आते थे, लेकिन एक बार जब हमें नया घर मिल जाएगा तो क्या कोई बहाना या कारण बचेगा। हमेशा कुशल और अक्सर डांट खाने वाली झांग यू के बिना चियांग यून को वास्तव में चिंता थी कि वह व्यक्ति बन जाएगी जिसे सबसे अधिक डांटा जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे सबसे बड़े भाई और भाभी, वे निश्चित रूप से हमारी अच्छी देखभाल करेंगे, झांग दागू ने अधीरता से कहा। मैंने इस पर गहराई से सोचा है। जब घर किराए पर लेने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे भाई के घर के पास एक घर किराए पर ले लूंगा। जब मुझे नया घर मिलेगा तो मैं तुम्हारे भाई के दरवाजे के ठीक सामने वाला घर ले लूंगा, और तुम्हारे दूसरे भाई और तुम्हारी बहन, उनके घर भी पास में ही होंगे। उन्होंने कहा, यदि संभव हो तो हम एक ही इमारत में अपार्टमेंट चुन सकते हैं। झांग दागू को लगा कि झांग शहुआ और अन्य लोग निश्चित रूप से इस विकल्प का पूरी तरह से समर्थन करेंगे, क्योंकि पूरे परिवार का एक साथ इकट्ठा होना अधिक जीवंत और कम चिंताजनक होगा। बूढ़े आदमी के घर के ठीक सामने रहना और अन्य दो भाई बहनों का उसी इमारत में रहना वास्तव में अतीत से एक उल्लेखनीय अंतर है। मूल गृहस्वामी, हालांकि उन्हें भी पुनर्वास आवास मिला था, एक ही पड़ोस में रहते थे लेकिन एक दूसरे से थोड़ा अलग थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग यी के अलावा जो शादी के कारण यहाँ आए थे, झांग शहुआ और झांग हॉन के घरों को भी किराए पर दिया गया था। इस बार बूढ़ा आदमी चाहता है कि घर एक ही इमारत में हो और उसे उम्मीद है कि यदि संभव हुआ तो वे भी नए घरों में चले जाएंगे। इतने बड़े बदलाव ने झांग यू को सचमुच ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह उसकी वजह से हुआ। हालांकि वह ये भी जानती थी कि अगर वह जोर से पूछ भी ले तो भी झांग दागू कभी भी यह बात स्वीकार नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से कहेंगे कि यह निर्णय बहुत पहले लिया गया था। खैर, चाहे वे ऊपर या नीचे रहते हों या पहले जैसी ही व्यवस्था रखते हों, यह उनका मामला था, उसके लिए अप्रासंगिक, जो विदेश में काम करने वाला था। पिताजी, मुझे लगता है कि यह व्यवस्था अच्छी है। इस तरह आप मेरे भाइयों से अधिक बार मिल सकेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रख सकेंगे, उसने कहा। यह अभी अज्ञात है कि क्या वे ऐसी परिस्थितियों में झांग दागू के घर पर हर सप्ताह एक साथ भोजन करने की उत्कृष्ट परंपरा को बनाए रख पाएंगे। भले ही बाद में चीजें कैसे भी विकसित हों, कम से कम इस समय तो इरादा अच्छा है। झांग दागू वास्तव में झांग यू के सुझावों को सुनना नहीं चाहता था। यदि वह न होती तो क्या वे इस समय इतनी परेशानी में होते। उन्हें पहले ही अपने मकान का प्रकार चुन लेना चाहिए था और फिर पुनर्विकास कार्यालय के साथ मुआवजे पर चर्चा करनी चाहिए थी। पिछली शर्तें या कथित समझौते ऐसी चीजें थीं जिन पर झांग दागू निश्चित रूप से हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बातचीत जारी रखनी पड़ी। झांग दागू की बातें सुनकर झांग गोहुआ और उसकी पत्नी पागल हो गए। झांग दागू और उनकी पत्नी के ठीक सामने रहने का मतलब था कि किसी भी समस्या के मामले में सबसे पहले उन्हीं के बारे में सोचा जाएगा, है न? यदि झांग यू वापस आ गया तो झांग दागू और उसकी पत्नी को उनकी चिंता की आवश्यकता नहीं होगी, कोई और इसका ध्यान रखेगा। लेकिन समस्या ये थी कि यह अनिश्चित था कि झांग यू कितने वर्षों तक विदेश में काम करेगा।
यदि वह अनिश्चित काल तक विदेश में रहती तो क्या झांग दागू और उसकी पत्नी हमेशा के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बन जाते। चियांग यून, झांग दागू और उसकी पत्नी, साथ ही झांग गोहुआ और उसके बेटे की हर दिन देखभाल करने के बारे में सोचती थी और उसे लगता था कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। ये बहुत थका देने वाला था। उसने झांग यू को दयनीय दृष्टि से देखा और आशा व्यक्त की कि वह विदेश से जल्दी लौट आएगी ताकि कोई उसका बोझ साझा कर सके। चांग यून ने सीधे उसकी ओर देखा और निश्चित रूप से झांग यू उसकी आशा को समझ गया कि यदि संभव हुआ तो वह जल्दी वापस आ जाएगी। वह केवल इतना ही कह सकी कि उसे भी जल्द से जल्द वापस लौटने की उम्मीद है, लेकिन एक अकेली बूढ़ी महिला के रूप में उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना था। इसलिए अब उसे पैसे कमाने और बचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। चियांग यू को झांग परिवार के 3 सदस्यों के सामने निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला और वापस जाते समय उसने झांग गोहुआ को डांटना शुरू कर दिया। मैं सचमुच तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन से पागल हो जाऊंगा। मुझे वहां कभी नहीं जाना चाहिए था। झांग गोहुआ अपनी मोटरसाइकिल आगे चला रहा था और चियांग यून की असंतोष भरी बड़बड़ाहट सुन रहा था। सच तो यह है कि वह ये भी कहना चाहता था कि उसने पहले उनसे आग्रह किया था कि वे उसके परिवार के घर न जाएं, लेकिन वह उसके आग्रह का सामना नहीं कर सका, उन्हें जाना ही पड़ा। वह क्या कर सकता था? अब देखिए क्या हुआ, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और वह अपना गुस्सा उस पर निकाल रही थी। वह वास्तव में बहस करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे माता पिता भी हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन अब जब हमें उनकी मदद की ज़रूरत है, ज़रा देखो उन्होंने क्या कहा, इससे हमें क्या मदद मिलेगी। मैं सचमुच क्रोधित हूँ। मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि आप केवल सबसे बड़े बेटे की उपाधि धारण कर रहे हैं, लेकिन जब कोई लाभ मिलना होता है तो आपको छोड़ दिया जाता है। झांग गोहुआ ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप गाड़ी चला दी। चूंकि चियांग यून परेशान थी, इसलिए उसने उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने दी। चियांग यून घर जाते हुए पूरे रास्ते बुदबुदाता रहा। झांग गोहुआ ने सोचा था कि जब तक वे घर पहुंचेंगे तब तक वह बड़बड़ाना बंद कर देगी, लेकिन इस बार उसने गलत अनुमान लगाया था। घर पहुंचने के बाद भी चांग यून लगातार बोलता रहा। वह क्या कर सकता था? झांग यी आज सहकर्मियों के साथ बाहर खाना खाने गए। लिविंग रूम से शोर सुनकर वह बाहर आया और पूछा, माँ, पिताजी, आप कहाँ थे? और कहाँ? हम तुम्हारे दादाजी के घर गए थे। चांग यून जानती थी कि वह झांग गोहुआ की सहमति नहीं ले सकती, उसे झांग यी को इसमें शामिल करना होगा। झांग यी ने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। अगर जियाओ यी शादी नहीं करती है तो ये स्वाभाविक है कि दादा दादी उसे घर नहीं देंगे और उसे दादा दादी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह उसकी ओर से बहुत अनुचित है। झांग यी को ये बहुत ज्यादा नहीं लगा कि झांग परिवार ने मकान आवंटित करते समय झांग यू को शामिल नहीं किया। इसके बजाय उन्हें लगा कि झांग यू उनके प्रति अनुचित व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल, उसने ये भी कहा कि उसके पास अपना सामान पैक करने के लिए वापस आने का समय नहीं होगा। जियाओ यी, तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे दादा दादी के पास कितना सामान है? आप जानते हैं कि मेरे पास काम है और घर आने के बाद मुझे साफ सफाई का काम भी करना पड़ता है। मुझमें ऊर्जा नहीं है। बेशक, झांग यी ने चियांग यून का पक्ष लिया। झांग यू के बारे में झांग दागू से लेकर झांग होन तक उन्होंने हमेशा उनकी शिकायतें सुनी कि वह कितनी बेकार थी। झांग यी और अन्य 2 बच्चों के दिलों में झांग यू के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। वे उसे एक बुजुर्ग के रूप में देखते थे जिसमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी। अब जब उसे पता चला कि झांग यू ने क्या किया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसे फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया। झांग यी को फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाते देख चियांग यून ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैं झांग यू को बुला रहा हूँ। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि दादा दादी ने उसके साथ कैसा अन्याय किया है, वह उनकी उपेक्षा कैसे कर सकती है। झांग यी द्वारा झांग यू का नाम पुकारे जाने की बात सुनकर झांग गोहुआ को लगा कि यह काफ़ी अनुचित है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, अन्यथा उसे निश्चित रूप से इस माँ बेटे की जोड़ी द्वारा डांटा जाता। घर का फ़ोन बजने लगा। अगर झांग यू घर पर होती तो वही फ़ोन उठाती। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से उसे सुनाई दिया, झांग यू। झांग यू ने आवाज़ को कुछ हद तक परिचित तो समझा, लेकिन ये याद नहीं कर पाया कि वह कौन था और झिझकते हुए पूछा, हेलो, मैं झांग यू बोल रहा हूँ, ये कौन है? झांग यी ने गुस्से से कहा, ये झांग यी है। आप कैसे कर सकते हैं? झांग यी ने झांग यू के लिए एक व्याख्यान तैयार कर रखा था, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू कर पाता, उसने लाइन के दूसरे छोर से बीप 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 की आवाज़ सुनी। झांग यी स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि अचानक कॉल कट गई। झांग यू को उम्मीद नहीं थी कि यह कॉल झांग यी की ओर से होगी और वह जानती थी कि झांग परिवार की नज़रों में उसे घृणित व्यक्ति माना जाता था। अब वे अचानक उसे सीधे नाम से संबोधित करने लगे। मूल मालिक ने शायद इसे बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन वह ऐसा क्यों करे? क्या वह अब भी उनसे यह उम्मीद कर सकती है कि वे बुढ़ापे में उसका भरण पोषण करेंगे? बशर्ते उसके पास पैसा न हो, लेकिन अगर हो भी तो क्या उसे इसकी ज़रूरत होगी? जैसे ही वह मुड़ी और जाने वाली थी, फ़ोन फिर बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से व्यक्ति गालियां देने लगा।
इस बार वह फ़ोन काटने की जहमत नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने फ़ोन काउंटर पर रख दिया और अपने काम में लग गई, ताकि अगर वह चाहे तो उसे अपनी बात कहने का मौका मिल सके। झांग यू नहाने चली गई, फिर उसने जो कपड़े बदले थे उन्हें धोकर बालकनी में सूखने के लिए टांग दिया। जब ये सब हो गया तो वह ये देखने के लिए फ़ोन पर वापस गई कि कॉल समाप्त हो गई है या नहीं। बीप की आवाज़ सुनकर उसने खुशी खुशी फ़ोन रख दिया। झांग यू ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह पहले ही 2 बार झांग यी को नज़रअंदाज कर चुका है, इसलिए उसे अब दोबारा उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। हालांकि कुछ बातें तर्क के अनुरूप नहीं होती, और जैसे ही वह अपने कमरे में लौटी, फ़ोन फिर बज उठा। अनिच्छा से उसने एक बार फिर फ़ोन उठाया ताकि झांग यी को अपनी बात बता सके। लेकिन जैसे ही उसने जवाब दिया, उसने झांग यी को फिर से अपमानजनक बातें करते सुना। झांग यी के इस रूप ने झांग यू को उसे शिक्षित करने का विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। वह बता सकती थी कि इस समय झांग गोहुआ और उसकी पत्नी झांग यी के साथ होंगे। ये तथ्य कि इस बदमाश ने उसे बार बार फ़ोन किया था और इतने उत्साह के साथ गालियां दी, ये साबित करता है कि झांग गोहुआ और उसकी पत्नी ने उसे थोड़ा भी मार्गदर्शन नहीं दिया था। यदि उसके माता पिता ने उसे उचित शिक्षा देने के बारे में नहीं सोचा था, तो झांग परिवार के सबसे निचले पायदान पर रहने वाली वह महिला परिवार के सबसे बड़े पोते को पढ़ाने की जहमत क्यों उठाएगी। इस बच्चे की लंबाई तो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन जहां तक उसके दिमाग की बात है तो उसने उसे ज़्यादा ताकत नहीं दी थी। अन्यथा वह झांग गोहुआ और उनकी पत्नी की चालाकी के कारण किसी अच्छे सरकारी उद्यम में काम नहीं कर रहे होते, जहां वह एक छोटे नेता बन सकते थे, यदि उन्होंने उनके लिए तय किए गए रास्ते का अनुसरण किया होता। लेकिन इस आदमी ने, जो अच्छा हाथ था, उसे कचरे की तरह खेलने में कामयाब रहा। पीछे से संपर्क और समर्थन मिलने के बावजूद 1 दशक से अधिक समय तक उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि झांग यी एक हारा हुआ मामला था, इसलिए यदि ऐसा था तो उसे एक ही बने रहना चाहिए। झांग यू बोली, चाहे तो बड़बड़ाते रहो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे पिता सबसे बड़े बेटे हैं, तुम्हारी माँ सबसे बड़ी बहू हैं और तुम सबसे बड़े पोते हो। झांग यू, चूंकि आपके माता पिता इस स्थिति के बारे में बात करना बंद नहीं करते, तो क्या उन्हें अधिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। झांग यू कहते हैं, बिना किसी जिम्मेदारी को उठाने के इच्छुक हुए परिवार की अधिक संपत्ति पाने के बारे में मत सोचिए। मैंने झांग परिवार की विरासत छोड़ दी है, या यूं कहें कि मुझे इसमें से कुछ भी देने पर कभी विचार नहीं किया गया, इसलिए आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं सारी जिम्मेदारियां उठा लूं। झांग यू, माता पिता सभी के माता पिता होते हैं, तो आपके माता पिता को सफाई में मदद करने के बारे में इतनी शिकायतें क्यों हैं। झांग यू, अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता इतना सारा काम नहीं कर सकते और आप इतने पुत्रवत हैं, तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते। झांग यू, आप सारा दिन इस व्यक्ति में पुत्रवत भक्ति की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं और वह व्यक्ति, ठीक है, यदि आप इतने पुत्रवत हैं तो आगे आएं, अन्यथा इसके बारे में लगातार बात न करें। झांग यू, ठीक है, मैं अब फ़ोन रख रहा हूं और दोबारा फ़ोन मत करना। इतना कहने के बाद झांग यू ने फ़ोन रख दिया और फिर तुरंत फ़ोन लाइन काट दी। ये हमेशा मौखिक रूप से पुत्रवत व्यवहार करने के बारे में था, लेकिन जब वास्तव में काम करने की बात आई तो वे सभी अनिच्छुक थे, और फिर उनमें दूसरों की पुत्रवत भक्ति की कमी के लिए आलोचना करने का साहस भी था। वे सचमुच बिगड़ गए थे। झांग यू को पता था कि इस कॉल को बंद करने से झांग यी बहुत क्रोधित हो गए होंगे, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था। हर किसी को उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया।